लेट अस स्टार्ट विद 2 जनवरी 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। इसमें हम लोग न्यूज़ भी कवर करेंगे, कुछ न्यूज़ डिटेल में कवर होंगी, कुछ की सिर्फ हेडलाइंस कवर करना इंपॉर्टेंट है, कुछ एडिटोरियल्स भी कवर करेंगे। एक एडिटोरियल कल का भी था इंपॉर्टेंट, वो आज कवर कर लेंगे। एंड साथ में जो एथिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ थी जो मैंने पहले स्टार्ट की थी, एक ही क्वेश्चन किया था, उसको आप दोबारा से रिज्यूम करते हैं। आज फर्स्ट क्वेश्चन को पोस्ट करते हैं, उसके बाद अब डेली एक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पोस्ट होगा। सो लेट्स स्टार्ट। वन लाइनर करंट अफेयर्स ऑफ 2 जनवरी 2023। सबसे पहले हमारा जो न्यूज़ है वो था डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को लेकर, क्योंकि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस होते हैं ना फ्रॉम सेंटर और स्टेट, दे कैन नॉट एक्सीड द पावर्स विच आर ग्रांटेड बाय द पेरेंट स्टैट्यूट। अब इसमें हमें समझना पड़ेगा कि डीएल होता क्या है। अगर आप कीवर्ड्स को ब्रेक करोगे तो लेजिस्लेशन का मतलब जैसे सेंटर पर हो गया हमारा पार्लियामेंट और स्टेट लेवल पर हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो जाते हैं। अब इसमें जो लोग एमपीज़ वगैरह होते हैं और एमएलएज जो होते हैं, ये होते हैं लेजिस्लेचर्स। इनका काम होता है हमारे एक्ट्स वगैरह को बनाना, हमारी पॉलिसी के ऊपर काम करना। अब उसमें कभी कभी क्या होता है ना कि इनकी कुछ पावर्स होती है ना, ये जो हमारे एमपीज़ और एमएलएज होते हैं, इनकी पावर को किसी तरीके से एक एजेंट के द्वारा जो कि इनसे रैंक में थोड़ा सा नीचे होता है, उसके द्वारा इनकी पावर्स को एक्सरसाइज किया जाता है। उसी को बोलते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, यानी कि मैंने ये अपना पर्टिकुलर लेजिस्लेशन किसी को डेलीगेट कर दिया है। तो एग्जीक्यूटिव, अब आपको पता होना चाहिए, जैसे हमारे जो कैबिनेट मतलब जो मिनिस्टर्स होते हैं, हमारे मिनिस्टर्स का दो रोल होता है, एक तो वो एग्जीक्यूटिव में भी होते हैं, दूसरा वो लेजिस्लेटिव में भी होते हैं। अब मिनिस्टर्स सारे काम कर नहीं सकते, उनके बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो उनको डेलीगेट करने पड़ जाते हैं। तो क्योंकि टाइम की कमी के कारण ना लेजिस्लेचर अपने आप को लिमिट कर लेता है फॉर द पॉलिसी मैटर्स के लिए। एंड बहुत सारे काम जो होते हैं ना रूल एंड रेगुलेशंस के, जो किसी दूसरे चीज़ को वो पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट के अकॉर्डिंगली उनको डेलीगेट कर दिया जाता है किसी को। उसी के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखो भाई, जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है ना, उनकी जो पावर होगी ना, उनके पेरेंट स्टैट्यूट से ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकती। अब पेरेंट स्टैट्यूट डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का कौन होगा? जो उनका, जिसने उनको काम डेलीगेट किया था। तो जो उनको बताया गया वो उनको उतना ही करना है। नेशनल मेडिकल कमीशन, अब ये एक्ट है हमारा नेशनल मेडिकल कमीशन का 2019 का। इस एक्ट के बाद ना जो हमारे पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया था उसको रिप्लेस करके बनाया गया था नेशनल मेडिकल कमीशन। रिसेंटली जो पार्ट टाइम मेंबर्स थे ना इस कमीशन के और ऑटोनमस बोर्ड एंड सर्च कमेटी के, इनको एक प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली इनको सेलेक्ट किया गया था अंडर दिस एक्ट। अब इसमें ना 4 ऑटोनमस बोर्ड्स हैं, एक अंडर ग्रेजुएट का मेडिकल एजुकेशन, एक पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन, और मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग एंड एथिक्स, और मेडिकल रजिस्ट्रेशन। ये कमीशन है। सी ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन काउंसिल एंड द कमीशंस। तो जब भी इसमें आपको कोई डाउट हो ना, तो हमेशा जीएसटी काउंसिल से रेट करने की कोशिश करना। आपको जीएसटी काउंसिल के अंदर और कोई दूसरा कमीशन, जैसे सरकारी कमीशन हो गया, बहुत पॉपुलर टर्म्स है, एंड मंडल कमीशन हो गया। कमीशन में ना आपको अक्सर ब्यूरोक्रेट्स दिखाई देंगे और काउंसिल्स के अंदर आपको अक्सर मिनिस्टर्स दिखाई देंगे। जैसे जीएसटी काउंसिल हो गया, उसका जो हेड कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर इज द हेड ऑफ जीएसटी काउंसिल। और उसके बाद जो हमारे रेस्पेक्टिव स्टेट्स होते हैं, स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं। कमीशन के अंदर आप देखो, सरकारी कमीशन के अंदर आपने किसी मिनिस्टर का नाम सुना? नहीं। आप जनरली नाम सुनते हो सेक्रेटरीज वगैरह जो होते हैं उन सब का, या फिर कोई ऑफिसर होते हैं आईएएस वगैरह टाइप के, उन्हीं लोगों का। तो ये कीवर्ड्स थोड़े थोड़े इनके मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था जो नेशनल मेडिकल अब कमीशन बनाया गया था, यानी कि इसके अंदर जनरली ब्यूरोक्रेट्स वगैरह होंगे। इनका काम ये था कि जो मेडिकल एजुकेशन है ना, उसकी क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी पे काम करना है, क्योंकि इंडिया के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। अगर आप लोगों ने देखा होगा ना, यूक्रेन का जो क्राइसिस चला था, उसमें भी हमारी मेडिकल एजुकेशन को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन रेज किए गए थे। फिर इक्विटेबल और यूनिवर्सल हेल्थ केयर को भी प्रमोट करेगा। अच्छा, ये जो यूक्रेन वाला टॉपिक आया था और इसमें मेडिकल वाला जो टॉपिक आया था ना, यहाँ से ब्रेन वॉशिंग का भी टॉपिक निकल के आता है कि स्टूडेंट्स का ब्रेन वॉश करती जाता है कि इंडिया के अंदर एजुकेशन मेडिकल की अच्छी नहीं है, बाहर की कंट्रीज़ में जाओ, वहाँ पे एजुकेशन लो। तो ये टॉपिक आपका एथिक्स से भी बनता है कहीं ना कहीं। सो यू ट्राई टू रिमेंबर दिस थिंग्स। देन वंदे मेट्रो हाइड्रोजन ट्रेन्स, ये आपके सामने है। वंदे भारत की जो मेट्रो हाइड्रोजन ट्रेन्स है, ये इंडिया में 2023 से रोल आउट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। जर्मनी वर्ल्ड का ऐसा पहला कंट्री था जिसने हाइड्रोजन की पावर ट्रेन्स को फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में स्टार्ट किया था अगस्त के अंदर। अब ये हाइड्रोजन ट्रेन्स होती हैं तो इसमें कोई नॉइज़ भी नहीं होती, ना ही में कोई पोल्यूशन निकलता है इतना। लेकिन इसमें से जो एमिट होता है ना, वो होता है स्टीम, यानी कि भाप, और इवेपोरेटेड वाटर। यहाँ पर आपके लिए समझना ज़रूरी है कि अभी रिसेंटली क्वेश्चन आया था, अगर आप देखोगे तो GS3 में आपके मेंस में फर्स्ट जो क्वेश्चन आया था ना, वहाँ पे बात की गई थी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, और उसमें बात की गई थी कि रेलवे स्टेशंस का जो
रीडेवलपमेंट किया गया था ना, उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का क्या रोल था। सो वहाँ से आप इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करो। ये जो टॉपिक है वंदे मेट्रो हाइड्रोजन ट्रेन्स का, क्या इस क्वेश्चन में मतलब अगर आपके पास सिर्फ ये एग्जाम्पल होता तो क्या आप उस क्वेश्चन का आंसर कर पाते क्या? आपको ये एग्जाम्पल पकड़ना पड़ेगा कि ये टेक्नोलॉजी है, और इस तरह की टेक्नोलॉजी जब हमारी पीपीपी होती है ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है, तो हमारे पास टेक्नोलॉजी को इम्बाइब कर पाना बहुत ईजी हो जाता है। तो वहाँ से एग्जाम्पल याद रखना दिमाग में। फिर आपके पास एक इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस भी आ गई कि जर्मनी जब एक चीज़ पहले कर लेती है ना कोई कंट्री, तो दूसरी कंट्री उसको एक तरीके से मॉडल की स्टडी करते हैं कि उनके कंट्री में एक मॉडल कितना सक्सेसफुल चल रहा है। जैसे इंडिया में मेट्रो पहली बार नहीं आया था, इंडिया से पहले मेट्रो बहुत जगह कंट्रीज़ में आ चुका था। फिर इंडिया में भी जो दिल्ली मेट्रो है वो काफ़ी पॉपुलर है। अभी मुंबई की साइड में इस पर काम चल रहा है, बाकी सिटीज़ में भी काम चल रहा है, बट दिल्ली जो वाला जो मेट्रो बहुत पॉपुलर, लेकिन वो पूरे विश्व में पहले नहीं आया था। हम लोगों ने दूसरी कंट्रीज़ का मॉडल पढ़ा था, इंडिया से पहले चाइना में ये चीज़ आ चुकी थी। सो इस तरीके से समझने की कोशिश। देखो अभी बिल्कुल रिसेंट में क्वेश्चन आया था ट्रेन्स के ऊपर, रेलवे स्टेशन एंड ऑल पे। फिर सेल ऑफ लूज सिगरेट्स, तो रिसेंटली एक पार्लियामेंट की एक स्टैंडिंग कमेटी थी जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पर बनाई गई थी, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया है, तो ऐसा बैन नहीं हुआ है। उन्होंने कहा था कि जो लूज सिगरेट्स होती है ना, अब सिगरेट का एक पैकेट आता है, उसके अंदर सिगरेट की स्टिक्स होती हैं बहुत सारी, कितनी होती है आई थिंक पता नहीं 10-15 होती होंगी। तो उन्होंने कहा था कि जो पैकेट होता है ना वो बहुत महंगा बिकता है, ऑलराइट, और आप जो लूज़ लेते हो ना ये सस्ती बिक जाती है। तो आई थिंक कुछ पता नहीं कितने 10-15 जितने की बिकती होगी, या फिर 50-100 जैसे भी होती है, आई हैव आइडिया नहीं है, नो आइडिया। तो उन्होंने कहा था कि अगर आप सिंगल स्टिक की सेल्स के ऊपर बैन लगा दोगे ना, तो उससे क्या होगा कि जो कस्टमर होगा ना वो पूरा का पूरा पैकेट उसको खरीदना पड़ेगा, तो उसको महंगा पड़ेगा, उसके लिए इकोनॉमिकल नहीं होगा वो। इसके कारण क्या हो सकता है कि ना हम एक स्कोप बन सकता है कि हम लोग गवर्नमेंट का जो टोबैको प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बैन करने का, सिटीजन्स की हेल्थ को इंप्रूव करने का, इसमें एक स्टेप लिया जा सकता है। अब आप खुद सोच करके देखो ये बात, ये जो टॉपिक था ना पहले एक एडिटोरियल में भी आया था। अब ये अगर आप रियल लाइफ में देखोगे, ठीक है, ट्राई टू कनेक्ट दिस थिंग विद योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आप एक एग्जाम्पल के तौर पर यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कोई टॉपिक हेल्थ एंड वेलफेयर से आएगा वहाँ पर, और आप उसमें क्या बताओगे ना कि ये जो लूज सिगरेट को सेल को बंद करने के लिए रिकमेंडेशन दिया गया था, बट आप खुद इसको सोचने की कोशिश करो कि यार इसमें प्रॉब्लम क्या आ सकती है। लाइक चेक कौन करेगा, है ना? दुकानदार के पास तो कोई भी व्यक्ति जो होता है वो तो रेगुलर होता है। अब दुकानदार के पास ये चेक करने कौन आएगा कि वो व्यक्ति एक सिगरेट को सेल कर रहा है या फिर 2 को सेल कर रहा है, ठीक है? और अगर ये प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा? इसका सोल्यूशन निकलेगा हम लोगों को ना इस तरह की जो शॉप्स होती है ना जहाँ पर ये सिगरेट्स वगैरह दी जाती है, इनको लाइसेंस देना पड़ेगा। और जब इनके पास लाइसेंस होगा ना तो गवर्नमेंट के पास एक रिकॉर्ड होता है कि ठीक है ये लाइसेंस शॉप्स है और यहीं से चीज़ें बिकेंगी, हर किसी को अलाउ नहीं होगा। जब ये चीज़ें लाइसेंस के बिक जाएंगी ना, इनका रेगुलेशन किया जाएगा, तब आप उनको ट्रैक कर सकते हो। सो यहाँ पर जो कीवर्ड है ना वो है रेगुलेशन ऑफ दीज शॉप्स, जहाँ पर ये सिगरेट वगैरह सेल की जाती है, टोबैको प्रोडक्ट्स बेसिकली जो सेल की जाते हैं ना, उनका रेगुलेशन, उनकी लाइसेंसिंग होना इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से टॉपिक को अपने एग्जाम से कनेक्ट करने की कोशिश करो कि आपके एग्जाम में उसको आप कहाँ इस्तेमाल करोगे। देन वी हैव दिस वी शेप्ड रिकवरी। अब इकॉनमी में आप लोग बहुत तरह की रिकवरी पढ़ते हो। जनरली हम लोग रिकवरीज में जीडीपी के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग डेटा के बारे में पढ़ते हैं। और भी तरह की रिकवरीज होती हैं, जैसे कि एक होता है एल शेप्ड, एक होता है यू शेप्ड। अब वी शेप्ड रिकवरी का मतलब क्या होता है, ऐसे आपका ग्राफ होता है, तो यानी कि आपकी जो मतलब जो फ्लो था ना, मान लो जीडीपी की बात करें तो आपकी जीडीपी ऐसे चल रही थी, सडनली आपकी जीडीपी नीचे गिर जाती है, फिर एकदम से वो उठ जाती है, फिर वो चलने लग जाती है सेम पेस के ऊपर। ये ग्रोथ रेट था, फॉर एग्जांपल ये 5% का ग्रोथ रेट चल रहा था, सडनली वो नीचे आती फिर वो 1% के आसपास आ गई, फिर वापस से कुछ टाइम बाद कंट्री के अंदर प्रोडक्शन वगैरह बेहतर हो गया, एक्सपोर्ट्स इंप्रूव हो गए, फिर हमारा जीडीपी इंप्रूव हो गया। तो एक वी शेप बन जाती है ग्राफ के अंदर। अभी कोरोना के कारण ना सारे सेक्टर जो थे ना उनमें ओवरऑल डिप आया था, ऑलराइट। डिजिटल जो सेक्टर था ना उसमें रिकवरी की जरूरत नहीं पड़ी थी, वो बूम पे चला गया था। तो अगर आप देखोगे डिजिटल सेक्टर का कोई ग्राफ बनेगा तो वो नीचे की तरफ नहीं जाएगा, वो डिजिटल सेक्टर का ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा कि अच्छा ऐसे ऊपर बना था, फिर नीचे आएगा। अब उन्होंने ये जो टॉपिक न्यूज़ में था ना, एक्चुअली इंडिया की भी जो ओवरऑल जो जीडीपी थी ना उसमें भी वी शेप रिकवरी आई थी। अगर आप देखोगे तो हमारी जीडीपी नीचे गिरी थी कोरोना में और सडनली ऊपर आ गई थी। बहुत सारी कंट्रीज़ की इस तरीके से रिकवर नहीं हो पाई थी। सो आपको टाइप्स ऑफ रिकवरीज के बारे में पता होना चाहिए, एग्जाम में आ चुका है भी मेंस में क्वेश्चन। अभी जो बात की जा रही है वो की जा रही है इंडिया के सिविल एविएशन सेक्टर की, एरोप्लेन्स, फ्लाइट्स वगैरह की। इसमें रिसेंटली एक स्ट्रॉन्ग वी शेप रिकवरी देखने को मिली थी। अगर जो दूसरे टाइप की रिकवरीज होती हैं कौन सी होती है, एक होती है एल शेप्ड। आप ग्राफ बना करके देख लो, आपका ग्राफ ऐसे चलेगा, फिर वो ऐसे नीचे गिरेगी, डिप होगा सेक्टर और फिर वो ऐसे चलता रहेगा। वो मतलब मान लो यहाँ पर 5% की ग्रोथ थी,
यहाँ पर 1% की ग्रोथ हो रही थी। अब वो सेक्टर जो है ना वो 5% से 1% पे आ गया, वो अब 1% पे ही स्टेबल हो गया है। इस तरह से अलग अलग तरह की आप रिकवरीज बना सकते हो। देन एक यू शेप होती है, तो अगर आपका जो ग्राफ बनेगा उसमें वो ऐसे चल रहा था, फिर वो यू शेप बना, वो बहुत धीरे धीरे रिकवर कर रहा है, ये बन जाता है ऐसे यू शेप में। एक डब्ल्यू शेप भी बनता है, यानी कि आपके इकॉनमी गिरी, इकॉनमी की नहीं हो सकता, और भी कई चीज़ हो सकती है, एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग का डेटा हो सकता है। ये बेसिकली ग्राफिकल तरीके से किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड होता है। तो कोई चीज़ नीचे गिरेगी, फिर ऊपर उठेगी दोबारा से, फिर वो नीचे गिरेगी, फिर वो ऊपर उठेगी, तो ऐसे डब्ल्यू शेप बन जाती है ना। उसके बाद के शेप भी बन जाती है। अब के शेप में क्या होता है, के शेप ना दो तीन चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एम्प्लॉयमेंट और इनकम की बात करेंगे हम, तो के शेप में कुछ ऐसे हो चलेगा, 2-3 चीज़ें चलेंगी, कभी ऊपर उड़ेगी, कभी फिर नीचे चलती रहती है, अलग अलग तरीके से चलती रहती है। तो दीज आर टाइप ऑफ रिकवरीज आपको पता होनी चाहिए। अगर आप लोग PYQ सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा। देन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक टॉपिक है हमारे पास, समक्का सरलम्मा जतारा। अब इसको हम मेदाराम जतारा भी बोलते हैं। ये एक बाइएनियल ट्राइबल फेस्टिवल है। तो वेलियंट फाइट ऑफ द मदर एंड डॉटर की डुओ की एक फाइट थी बेसिकली, समक्का और सरलम्मा। तो काकतीय डायनेस्टी के जो रूलर्स थे ना, उनके अगेंस्ट में जब वो इनके लैंड को इवैक्यूएट कर रहे थे उसके टाइम पर, खास करके जब उस टाइम ड्राउट था, तब इन्होंने उससे फाइट करने की कोशिश की थी। जनरली जो हमारे ट्राइबल में जितने भी पुराने लोगों को हम लोग सम्मान देते हैं ना, वो अक्सर लैंड को लेकर थे। और अगर आप लोग देखोगे तो अभी एक वो हॉटस्टार पे सीरीज़ आई ना, आर्य पार करके, तो अगर किसी को ट्राइबल्स के बारे में समझना हो ना, तो खाना खाते टाइम डेली 1-2 एपिसोड देख सकते हो। मैंने देखा था रिसेंटली उसको, पूरा तो नहीं देखा, एक ही एपिसोड देख पाया था। बहुत इट्स वेरी वंडरफुल। ट्राइबल्स की लाइफ कैसी होती, कैसे जो पब्लिक प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्राइवेट प्रोजेक्ट्स होते हैं, कैसे उनका इवैक्यूएशन करते हैं। और हाँ, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ ट्राइबल्स, उसका भी एक कॉन्सेप्ट वहाँ पर दिखाया हुआ था। तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स, गवर्नमेंट का रोल, पुलिस का रोल दिखाया हुआ था। तो जस्ट फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बता रहा हूँ कि उसको देखो, काफ़ी कुछ समझ में आएगा। तो ये सेकंड लार्जेस्ट फेयर इंडिया का आफ्टर कुंभ मेला, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा हमारे पास कुंभ मेला है, वी ऑल नो अबाउट दिस। उसमें बहुत बड़ी गैदरिंग होती है। तो जो कोया ट्राइब है, जो कि तेलंगाना की एक ट्राइबल कम्युनिटी है, ये वहाँ मनाया जाता है। कोया एक वॉरियर ट्राइब रही है जो कि ईस्टर्न घाट्स में मिलेगी, इन द उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में। एंड बेसिकली शिफ्टिंग कल्टिवेशन और पेस्टोरलिज्म वगैरह को प्रैक्टिस करते हैं ये लोग। देन वन लाइनर में हमारा लास्ट जो टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट नीलगिरी तार। अब ये है वो जानवर, ये नीलगिरी तार, इसको बेसिकली आप यू कैन कंसिडर इट काइंड ऑफ अ गोट ओनली। तो बेसिकली एन एनिमल विद हूव्स, ये सदर्न इंडिया में पाया जाता है, 12 स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं इसकी, और ये तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है। एक बार क्वेश्चन आया है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है इस स्टेट एनिमल को लेकर के। सो कोई अगर एनिमल ऐसा है बहुत न्यूज़ में रहे, तो बहुत सारे स्टेट्स हैं, सबका याद रखना पाना बहुत मुश्किल है। बट अगर आप दिल्ली के कैपिटल की बात कर लोगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर इवन कि कैपिटल का जो स्टेट एनिमल है वो क्या है। अब आप सोच करके देखो कि इंडिया के अंदर दिल्ली का कोई स्टेट एनिमल होगा, वो क्या होगा। मतलब एग्जाम्पल सोच के देखो, हाथी हो सकता है, क्या हो सकता है, बट इट इज़ नील गाय, राइट। अब नील गाय कैसे कैलकुलेट कर पाओगे। जम्मू कश्मीर का तो वो जो कश्मीर स्टैग होता है, लद्दाख का हो गया तो स्नो लेपर्ड हो गया, लक्षद्वीप का बटरफ्लाई फिश हो गया। सारे याद नहीं रख सकते, बट कोई अगर इनमें से न्यूज़ में होगा ना, उनको ज़रूर आप याद रख लेना। तो तमिलनाडु रिसेंटली प्रोजेक्ट नीलगिरी तार के ऊपर काम करने की कोशिश कर रहा है ताकि इनकी पॉपुलेशन को बेहतर तरीके से समझा जा सके। अराउंड 25 करोड़ उस पर लगाए जाएंगे फॉर 5 ईयर्स, 2022 से 27 तक। दिस इज़ योर नीलगिरी तार। तो ये थे हमारे वन लाइनर कुछ करंट अफेयर्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको इसमें मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कई चीज़ें बताई हैं और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी कई चीज़ें बताई हैं। सो थाउजेंड्स ऑफ पीपल विजिट भीमा कोरेगांव वॉर मेमोरियल। ये टॉपिक हर बार न्यूज़ में होता है जब भी 1 जनवरी की बात होती है। तो अभी रिसेंटली 205th एनिवर्सरी थी भीमा कोरेगांव बैटल की। एंड पुणे में एक रणस्तंभ है, स्तंभ यानी कि पिलर को बोलते हैं, रणस्तंभ यानी कि विक्ट्री पिलर है। ये पुणे में एक गांव है परने करके, वहाँ पर एक सेलिब्रेशन किया जाता है एक तरीके से। तो जो महर सोल्जर्स थे ना, किस तरीके से उन्होंने 1818 के बैटल में पेशवा फोर्सेस के साथ दे हाउ ब्रेवली एंड हाउ करेजियसली दे फॉट, इस चीज़ का एक तरीके से सेलिब्रेशन किया जाता है। अगर हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स की बात करते हैं ना, तो 1 जैन 1818 को एक जो पेशवा फोर्सेस थे और जो ब्रिटिश थे ना, उनके बीच में एक बैटल हुआ था। अब जो ब्रिटिश आर्मी थी वो थी, उसमें जनरली थे हमारे दलित के सोल्जर्स, क्योंकि ब्रिटिशर जो थे वो दलित्स को हायर करते थे। उनको हायर करना भी ईजी था, उनको आप थोड़ी सी सैलरी दे दो एंड एक तरीके से ग्रीड के मामले में भी आ जाएंगे और उनको एक लाइवलीहुड भी मिल जाता था। अब ये जो थे, इन्होंने फाइट की थी अपर कास्ट के जो हमारे पेशवास थे उनकी आर्मी के साथ। अब जो ब्रिटिश की ट्रूप थी उसने डिफीट कर दिया था पेशवा की आर्मी को।
इस टाइम पर आपको जो इम्पोर्टेंट है याद रखना, जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री में आता भी है, पेशवा बाजीराव टू। जो पेशवा बाजीराव टू थे, उन्होंने इंसल्ट किया था इस टाइम पर महार कम्युनिटी को, और उन्होंने टर्मिनेट भी कर दिया था इनको फ्रॉम सर्विसिंग टू देयर आर्मी। अब इसके कारण इन्होंने इंग्लिश का साइड लिया था, और जो उस समय पर पेशवा की जो सुपीरियर आर्मी थी ना, उसके अगेंस्ट में जाकर के। तो महार जो कि एक कास्ट क्लस्टर है, इसमें बहुत सारे एंडोगेमस कास्ट होती हैं, ये जनरली महाराष्ट्र के रीजन में ही पाए जाते हैं, और मोस्टली ये लोग मराठी स्पीकिंग ही होते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज जो कि महाराष्ट्र की भी है, एंड ऑफिशियली इनको शेड्यूल्ड कास्ट डिक्लेयर भी किया हुआ है। अब शेड्यूल्ड कास्ट है तो आपके जो शेड्यूल्ड कास्ट का कमीशन है, शेड्यूल्ड कास्ट का स्टेटस है, उनके लिए जो भी राइट्स वगैरह हैं वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जानने। तो जब डिफीट हुई थी पेशवा आर्मी की, तो इसको एक विक्ट्री माना जाता है अगेंस्ट द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। तो जब भी कोई कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का आपको एग्जाम्पल भी देना होगा ना, दैट टाइम ऑल्सो यू कैन टॉक अबाउट द भीमा कोरेगांव वॉर के बारे में बात कर सकते हो। और प्लस में ये जो थर्ड हमारा एंग्लो मराठा वॉर चल रहा था ना, विच वॉज इन 1817 से 1818 का, उसकी लास्ट फाइट भी थी ये, जिसके कारण जो पेशवास की जो पूरी की पूरी डोमिनेशन थी ना, वो पूरी ख़त्म हो चुकी थी। सो बाला साहेब अम्बेडकर जी जो थे, उन्होंने 1 जनवरी 1927 को इस साइट को विजिट किया था। और एक्चुअली आप देखोगे तो इसमें अम्बेडकर जी का बहुत मेजर रोल रहा था। देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि इसलिए इसको सेलिब्रेशन में भी यहाँ किया जाता है। तो अम्बेडकर जी यहाँ पर गए थे 1 जनवरी 1927 को। उन्होंने इस बैटल को दोबारा से याद किया था, दलित कम्युनिटी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा था, और उसी के लिए ये हमारा जो रणस्तंभ है आपको फोटो में दिखाई दे रहा होगा, दिस इज़ दैट रणस्तंभ। ये जो ब्रिटिशर्स ने इसको लगाया था परने विलेज के अंदर, एंड उन्होंने सोल्जर्स को जो भी इस कोरेगांव भीमा बैटल में मारे गए थे उनकी मेमोरी में। सो इट्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन याद रखना है, आपको अम्बेडकर जी का रोल याद रखना है, एंड भीमा कोरेगांव बैटल ब्रिटिशर्स ने दलित को एम्प्लॉय भी किया था अगेंस्ट द पेशवाज, और पेशवाज ने उनको मना कर दिया था। उस समय कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा होता था इस तरीके से। सो कुछ कीवर्ड्स आपको मिल गए होंगे, बाकी जब आप PDF टेलीग्राम चैनल से जब आप कलेक्ट करोगे तो PDF में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नाउ वी हैव दिस न्यूज़, इंडिया आस्क्स पाकिस्तान टू फ्री द प्रिजनर्स, सेज रेडी टू सॉल्व द ह्यूमैनिटेरियन मैटर्स। अब होता क्या है ना, हर साल इंडिया 1 जनवरी को और 1 जुलाई को ना, इनका एक 2008 का हमारा एग्रीमेंट है विद पाकिस्तान। तो हम लोग अपने कुछ प्रिजनर्स वगैरह को जो भी होते हैं, उसमें प्रिजनर्स में कौन हो सकते हैं, हमारे सिविलियन भी हो सकते हैं, हमारे इंडिया के जो डिफेंस पर्सनस होते हैं वो भी हो सकते हैं, हमारे फिशरमैन भी हो सकते हैं, जो किसी न किसी कारण से उस बॉर्डर को क्रॉस कर जाते हैं, विच वॉज नॉट लीगली तरीके से नहीं, कभी गलती से कर जाते हैं। जैसे आप लोग देखोगे बॉर्डर एरिया के आसपास जो गाँव वाले लोग होते हैं ना, वो भी कभी कभी बाय मिस्टेक उस बॉर्डर को जंप कर जाते हैं। अब उन सबको दोबारा से वापस अपनी कंट्री में लाने के लिए गवर्नमेंट ने, दोनों ने, इंडिया और पाकिस्तान ने 2008 में एक एग्रीमेंट साइन किया था। तो ये जो ह्यूमैनिटेरियन मैटर्स हैं इनको सॉल्व किया जाता है। तो इंडियन गवर्नमेंट एक लिस्ट प्रेजेंट करती है जो पाकिस्तान जाती है, पाकिस्तान की तरफ से भी, इस्लामाबाद से भी एक लिस्ट आती है कि हमारे भी कुछ लोग इधर को ऐसे ऐसे आगे थे। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि उनको जेल की सज़ा पूरी काटनी पड़ती है, क्योंकि वो लोग बाय चॉइस चले जाते हैं, तो उनकी पूरी जेल की सज़ा काट करके गवर्नमेंट एक्सचेंज करती है डॉक्यूमेंट्स कि ठीक है भाई हमारे इतने लोग वहाँ चले गए थे। तो इससे पहले भी एक अच्छा, इसके अलावा भी इंपॉर्टेंट है कि ये तो हो गया हमारे ह्यूमैनिटेरियन के लिए प्रिजनर्स का इनका। तो 1988 में ना दोनों गवर्नमेंट ने एक पैक्ट साइन किया था, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि जब भी अगर हमारा फ्यूचर में कोई वॉर होगा ना, तो हमारी जो ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ होंगी ना, इनकी भी हम लोग लिस्ट शेयर करेंगे। न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ की लिस्ट क्यों शेयर की जाती है, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ को पता है कि अगर मान लो यहाँ पर इंडिया है और यहाँ पाकिस्तान है, अगर पाकिस्तान ने इंडिया की किसी भी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक कर दिया तो यहाँ से जो रेडिएशन फैलेगा ना, उसका नुकसान सिर्फ इंडिया को नहीं होने वाला है, उसका नुकसान पाकिस्तान को भी होगा। सेम चीज़ इंडिया के मामले में होती है। अगर इंडिया पाकिस्तान पर किसी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक करता है, उस रेडिएशन का नुकसान सिर्फ पाकिस्तान पर ना होकर के आसपास के सभी रीजन्स में होगा और इंडिया भी इम्पैक्ट होगा। तो दोनों कंट्रीज़ आपस में इस तरीके से डिप्लोमेटिक चैनल से और साइमल्टेनियसली इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं कि कल को अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम इन फैसिलिटीज़ पर अटैक ना करें। और ये एक वेल अंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है। पाकिस्तान एक्चुअल में न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक नहीं करेगा इंडिया के, क्योंकि अगर उन्होंने कर दिया ना तो उनकी बेवकूफ़ी होगी, वो खुद ही मरेंगे उससे, ये उनको पता भी है। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग होती है इसलिए, बट उसको थोड़ा सा कॉन्क्रीट करने के लिए इस तरह के पैक्ट्स वगैरह साइन कर दिए जाते हैं। तो 2008 में जो ह्यूमैनिटेरियन जो प्रिजनर्स वगैरह होते हैं उनको एक्सचेंज करने के लिए पैक्ट साइन किया गया था, और 1988 में एक पैक्ट साइन किया गया था अबाउट द ये टारगेटिंग न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को लेकर के। तो छोटा सा न्यूज़ है लेकिन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। 2008 और 1988 ये 2 ईयर ज़रूर याद रखें।
अब कुछ छोटे छोटे न्यूज़ अपडेट्स हैं जो आपको सिर्फ हेडलाइन पॉइंट ऑफ व्यू से समझने हैं, उनको ज़रा देख लेते हैं और उसके बाद में हम लोग चलेंगे अपने एडिटोरियल सेक्शन पर और फिर हमारा एथिक्स का प्रीवियस क्वेश्चन। एक तो आप लोगों को पता होगा एक ड्राफ्ट है दिल्ली का 2041 के लिए, उसको इंडिया में दिल्ली को 24/7 सिटी बनाने के प्लान किया जा रहा है। अब उसको एक वाइब्रेंट नाइट लाइफ कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो उसमें यही नहीं होगा कि सिर्फ पार्टी करनी होगी रात भर में। राइट ना होता क्या है ना कि कुछ फैसिलिटीज़ है उनको गवर्नमेंट ने रिसेंटली अलाउ किया हुआ है कि राउंड द क्लॉक वो 24/7 रन कर सकती हैं। इस चीज़ को करने के लिए ना अर्बन बॉडी बोल रही है कि हम लोग 3 महीने का एक एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं कि कंज्यूमर्स जो हैं, सिटीजन्स जो हैं दिल्ली के, वो कितना इस न्यू कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट कर पाते हैं। तो इसका एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है और ऐसा नहीं होने वाला कि सिर्फ, अगेन इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ पार्टीज़ के लिए क्लब्स वगैरह होंगे, पब्स वगैरह होंगे, वही ओपन होंगे। प्रॉपर इकॉनमी रन करेगी जैसे डे टाइम में रन करती है। तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ को रन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट ये कि इसके लिए ना हमको अपने लेबर लॉज में फ्यूचर में चेंजेस करने पड़ेंगे और भी दूसरी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। हमें कुछ ऐसे सर्किट्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जहाँ पर ऑफिस रात को भी काम करते रहेंगे। तो एक्टिव लाइफ जो होगी ना, तो अभी राइट नाउ सिटी के अंदर वो मिसिंग है। इसका बेनिफिट क्या होने वाला है ना कि इससे पब्लिक सेफ्टी भी इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि रात को भी अगर एक्टिविटी रहेगी तो बहुत सारे जो इश्यूज़, जो कि मतलब ऐसे इंस्टांसेस जो रात को अकेले में किए जाते हैं, शांत माहौल को देख करके उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है, उन चीज़ों के ऊपर थोड़ी रोकथाम लगेगी। इट विल क्रिएट ए डेटरेंस टू दम एंड इकोनॉमिक हमारी स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी, लोगों को लाइवलीहुड मिलेगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी टू वर्क इन द नाइट ऑल्सो। तो एक 24 आवर की सिटी होगी जो इसमें एक पैरेलल लाइफ होने वाली है रात को। अब इसमें रेस्टोरेंट्स हैं, एंटरटेनमेंट वाली फैसिलिटीज़ हैं, बाकी सारे सर्किट्स वगैरह, उन सबको परमिशन दी जाएगी। तो उनका आइडेंटिफिकेशन चल रहा है। सो अब आपको ये सोचना होगा ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यू हैव टू थिंक डेफिनेटली इन द टर्म्स ऑफ सेफ्टी, यू हैव टू थिंक इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, यू हैव टू थिंक इन द टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट ऑल्सो। क्योंकि एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू में कि जैसे एक सिंपल सी बात करते हैं कि हम लोग जब कोई एक्टिविटी होगी तो उससे कुछ ना कुछ नॉइज़ क्रिएशन ज़रूर होगा। गाड़ियाँ चलती हैं तो उससे वाइब्रेशन भी क्रिएट होती है, पॉल्यूशन भी बहुत होता है। तो एनीवे हम लोग कोशिश, अब पता है आपको दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली में जो ट्रक्स वगैरह होते हैं उनकी एंट्री डे टाइम में तो कहीं होती नहीं है। रात को भी अगर उनकी हो तो दिल्ली में बाहर जो रिंग रोड है उसके थ्रू उनकी ट्रक्स की एंट्री करवाई जाती है ताकि सिटी के अंदर पॉल्यूशन ना हो, क्योंकि दिल्ली का पॉल्यूशन इंडिया में सबसे ज़्यादा वर्स्ट है, एयर पॉल्यूशन। अब आपको ये सोचना होगा कि जब रात को भी एक्टिविटी कर दी जाएगी तो यानी कि पार्किंग के इश्यूज़ होंगे, फूड का इशू होने वाला है एंड और जनरली हमारा एक बॉडी का भी एक बायोरिदम चार्ट होता है, उसके अगेंस्ट में अगर रात को हम लोग काम करने को प्रमोट करेंगे तो ह्यूमन बींग्स की बॉडी का इवोल्यूशन किस तरीके से होगा। यू हैव टू थिंक इन एवरी डायमेंशन। तो देयर कैन बी डेफिनेटली क्वेश्चन ऑन दिस थिंग कि पैरेलल इकोनॉमी क्रिएट करना। ऑल्सो आप इसको एग्जाम्पल के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपको कहीं करना होगा कि हाउ कैन वी फिगर आउट मोर वेज टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, देन रनिंग ए 24/7 सिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट जहाँ पर हम लोग बेनिफिट भी उठा सकते हैं। तो दोनों चीज़ें हैं, पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं। फिर ये एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, बहुत अच्छा है। यहाँ पर एक मिशन है परिवर्तन करके, ये विमेन एम्पावरमेंट के टॉपिक है, हर साल एग्जाम में आता है। इस एग्जाम्पल को याद रखिएगा। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने जो अशोक लेलैंड जो कि एक ऑटो मेकर है उनके साथ मिलके विमेन ड्राइवर्स के लिए एक ये मिशन लॉन्च किया था। तो विमेन, अब DTC की जो बसेस वगैरह होती है ना दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की, उसमें विमेन ड्राइवर्स होने वाले हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक कह सकते हैं नोबल इनिशिएटिव है और बेहतरीन एग्जाम्पल है आप लोगों के यूज़ करने के लिए। सो जस्ट रिमेंबर दिस। हालांकि जब आप PDF लोगे तो मैंने PDF में सारे छोटे छोटे जो न्यूज़ है ना इन सबको कलेक्ट करके पेस्ट कर दिया, तो 2 पेजेस में आपको टाइटल्स मिल जाएंगे। देन और आगे प्रोसीड करते हैं और हमारी कौन सी न्यूज़ है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एडिटोरियल लास्ट में कवर करेंगे। सब कुछ कवर करने के बाद ये कुछ डेटा है, इसको भी ज़रा देख लेते हैं। जो रेशियो हमारे कॉर्पोरेट टैक्स का टू द GDP वो अभी रिसेंटली इंक्रीज़ हो गया है। अब इसमें आपको जानना क्या है ना, ये कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है। देखो हमारा एक और कुछ डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं हमारे और कुछ हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। तो कॉर्पोरेट टैक्स जो है ना वो हमारे डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में फॉल करता है। ऑलराइट, और इंडिया में अगर आप देख रहे हो तो ये कंपनी का जो नेट प्रॉफिट होता है, ट्राई टू फोकस ऑन द कीवर्ड, कंपनी का नेट प्रॉफिट जो हो रहा होता है उस पर एक टैक्स लगाया जाता है। और ये कंपनी जो सारी की सारी होती है ना, इनको रजिस्टर होना चाहिए एज पर द कंपनीज एक्ट ऑफ 1956। उसमें जो रजिस्टर्ड कंपनीज होती है उनके लिए, फिर वो प्राइवेट भी हो सकती है और वो पब्लिक भी। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप कि भाई रिलायंस पर लगेगा, नहीं, NTPC पर भी लग सकता है, ऑलराइट, BSNL के ऊपर भी लगता है ये। तो ये डायरेक्ट टैक्स है और जो रिक्वायरमेंट्स होती है ना वो अप्लाई की जाती है। सो हमारा एक इनकम टैक्स था, इनकम टैक्स का एक एक्ट है हमारा 1961 का, उसके अकॉर्डिंग इसमें रिक्वायरमेंट्स डिफाइन की जाती हैं। तो एक मैट भी होता है, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। उसमें क्या होता है कि मैट के बारे में थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए कि जो कंपनीज होती है ना कॉर्पोरेट वाली, ये बोलते हैं कि हमारा हर साल में हम लोगों को मान लो 100 करोड़ अगर देना पड़ता है ना टैक्स में ऊपर नीचे करके, कभी हम लोग 100 करोड़ दे रहे, कभी हम 120 करोड़ दे रहे होते हैं, कभी हम लोग 80 करोड़ दे रहे होते हैं। तो क्यों ना हम लोग एक मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स दे देते हैं।
तो वो गवर्नमेंट से फिक्स कर लेते हैं कि एक काम करो, हमारा एक 100 करोड़ का फिक्स कर दो कुछ टाइम के लिए, हम लोग ये मैट दे देंगे, तो हम लोगों को हर साल अपने नेट प्रॉफिट के अकॉर्डिंगली चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो टैक्सेस होते हैं ना, कंपनी के टैक्सेबल इनकम पे लगाए जाते हैं, यानी कि जो रेवेन्यू कंपनी अर्न कर रही होती है उसमें से हम लोग उनके कॉस्ट ऑफ कितना गुड्स सोल्ड किया, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और मार्केटिंग वगैरह की चीज़ों को उसमें से माइनस कर लेते हैं। अगर आप लोगों को इंपॉर्टेंटली याद होगा, 2019 में हमारा एक बहुत ही मेजर टैक्सेशन अमेंडमेंट लाया गया था 2019 के अंदर, उसको बोलते थे हम लोग टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट। उसमें हमारा जो एक कॉर्पोरेट टैक्स था ना, इसको 22% कर दिया गया था, और मेरा सरचार्ज प्लस सेस मिला करके ना इसको 25% कुछ बनता है ये। तो गवर्नमेंट ने ना एक्चुअल में कॉर्पोरेट टैक्स को रिड्यूस किया था। क्यों रिड्यूस किया था? क्योंकि गवर्नमेंट को लगता था कि इससे ना हमारा कॉर्पोरेट का इकोसिस्टम की प्रॉफिटेबिलिटी का डायनामिक बेहतर हो जाएगा, और जब रेट डिक्रीज होंगे तो बहुत सारे बिजनेसेस ज़्यादा अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पे काम करेंगे। तो लोअर टैक्स का मतलब उनकी प्रॉफिट खुद का मार्जिन बेहतर होगा, उनके फाइनेंसेस इंप्रूव होंगे, बिजनेसेस एक्सपैंड कर पाएंगे, तो वो कस्टमर को चीपर प्राइस में प्रोडक्ट को डिलीवर कर पाएंगे, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी है, उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर बेहतर होगा, ज़्यादा लोगों को हायर करेंगे। तो गवर्नमेंट ने स्टेप लिया था। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये छोटी छोटी हैं लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। फिर हमारा जो सेकंड यहाँ पर डेटा है उसमें बात की जा रही है इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की जो सेल्स है वो 2000 ईयर का मतलब 2023 का जो टारगेट है वो मिस कर सकती हैं। अब ये टॉपिक न्यूज़ में आपको क्यों पढ़ना होगा? क्योंकि रिसेंटली साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं ना, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर जो बैटरी का इस्तेमाल किया जा रहा होता है ना, उसमें बहुत सारे इशूज़ आ रहे थे। अब गवर्नमेंट की आपको स्कीम पता होगी, फेम करके है, उसमें जनरली गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मोबिलिटी को प्रमोट करना चाहती है। उसमें गवर्नमेंट ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन है इनको जगह जगह पर सेटअप करना चाहती है। तो अभी हुआ यह था कि इंडिया के अंदर 2022 में बहुत सारी न्यूज़ आई थी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आग लग जाने की, खास करके समर के टाइम पर। इंडिया का कल जो कोल प्रोडक्शन है ऑन फाइनेंशियल ईयर 2024 वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है 997 मिलियन टन्स। अब इसमें आपको कोल के बारे में सब पता होना चाहिए। इंडिया में कोल की प्रोडक्शन कहाँ होती है, इंडिया वर्ल्ड का कोल का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है या इंपोर्टर है, ये यहाँ पर गिवन नहीं है, बट आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू दिस टॉपिक, ये टॉपिक आपको ध्यान में रखना है। फिर जब साइंस एंड टेक में हम लोग बात करते हैं और टेक्नोलॉजी को लेकर के, तो टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ भी होता है। तो ये यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, आप लिख सकते हो कि ओवर 1000 लाइव्स आर लॉस्ट ड्यू टू यूज़ ऑफ मोबाइल फोन्स वाइल ड्राइविंग। ये रोड एक्सीडेंट्स के अंदर ही। तो 2021 का डेटा है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट का कि 1000 लोगों की डेथ सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि वो गाड़ी चलाते हुए मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे थे। तो आपको संभल के भी रहना है। बाकी ये एग्जाम्पल के टॉप पॉइंट पर आप इस्तेमाल कर सकते हो। द मिसयूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, अनअवेयरनेस, है ना, एंड हाँ बस अनअवेयरनेस एंड मिसयूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी को भी कह सकते हो। तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड इंक्रीज़ हुई थी 11% तक फ्रॉम अप्रैल टू नवंबर। ये जाहिर सी बात है कंज्यूमरिज्म का टॉपिक है आपका, ग्लोबलाइजेशन, कंज्यूमरिज्म एंड इकोनॉमी का टॉपिक में आप मेंशन कर सकते हो कि डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर इंक्रीज़ हो रही है तो हम लोगों को हैव टू फिगर आउट वेज टू टैकल दिस थिंग। आगे चलते हैं। ये टॉपिक न्यूज़ में कुछ दिनों से बना हुआ है, एक डेवलपिंग न्यूज़ एक तरीके से आप कह सकते हो। डेवलपिंग न्यूज़ का मतलब है जो बार बार न्यूज़ में आई जा रही है। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च की थी, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। इसमें जो मनरेगा वाले जो लोग होते हैं ना, जिनको 100 दिन का काम दे रहता है, उनकी अटेंडेंस को अब डिजिटलाइज किया जाएगा, उनको डिजिटल तरीके से उनकी अटेंडेंस ली जाएगी। तो उसको लेकर के ना बार बार इश्यूज़ आ रहे हैं। कुछ लोगों ने इसको बेनिफिट में बताया है, कुछ लोगों ने कहा इसका नुकसान ज़्यादा होगा। तो बस इस टॉपिक में डिटेल में था, मुझे लगा नहीं कि इसके चैलेंजेस को मैं पढ़ना चाहिए। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि मनरेगा क्या होता है। 2005 में आया था, 100 डेज़ का मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिया रहता है पैसा, और हर स्टेट का फिर कुछ अलग अलग वेरी भी करता रहता है। कुछ बेसिक चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नाउ दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया और ऑस्ट्रिया, ध्यान रही, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया कहाँ पर है? अगर आप यूरोप का मैप बनाओगे तो कहीं ना कहीं बीच में आपको मिलेगा ऑस्ट्रिया। और वियना का नाम तो आप सुनते रहते हो, वियना कन्वेंशन वगैरह रिसेंटली। तो बस ऑस्ट्रिया वियना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। अभी हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आइडिया क्यों लगा रहे हैं। तो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर है ना, ये तकरीबन कह सकते हैं कि 27 साल के बाद ऑस्ट्रिया विजिट कर रहे हैं। और इनके जो काउंटर पार्ट में हैं, दोनों ने मिलकर के ना एक पैक्ट को साइन करने की बात की थी। उसका नाम है MMPA, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी की पार्टनरशिप। तो क्यों चल रहा है ना, इंडिया का और यूरोपियन यूनियन का ना एक लॉन्ग टर्म का ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पेंडिंग चल रहा है। उसके कारण क्या होता है ना, यूरोपियन कंट्रीज भी चाहती हैं कि भाई जिस तरीके से इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं ना इंडिया से यूरोप के अंदर आ जाते हैं, उनको हैंडल करने की ज़रूरत है। तो इंडिया अभी इनके साथ एक मोबिलिटी माइग्रेशन का एग्रीमेंट साइन करने वाला है। तो लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था कि 15,000 के आसपास इलीगल माइग्रेंट्स जो थे वो ऑस्ट्रिया में चले गए थे। हो सकता है मैं बीच में ऑस्ट्रिया को ऑस्ट्रेलिया बोल दूं, तो प्लीज़ अपने आप से करेक्ट कर लीजिएगा। अब इसी चीज़ को हैंडल करने के लिए दोनों कंट्रीज़ मिलकर के एक पैक्ट पे काम कर रही हैं। क्योंकि इसका बेनिफिट क्या होगा ना, बहुत सारे मल्टीपल एंट्री के वीज़ाज़ के ऑप्शंस खुल जाएंगे, उसको रेगुलेट करना आसान हो जाएगा। और एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप भी क्रिएट किया जाएगा जो उसको रेगुलरली रिव्यू करता रहेगा।
तो इससे पहले भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए और क्या जानना है, देखो 2016 में ना जो ये मतलब द पर्सन इज़ देयर जिसका नाम मिस्टर जयशंकर ने मिस्टर ग्रोसी से पहले भी बात की थी, एंड मिस्टर ग्रोसी ने इंडिया को सपोर्ट किया था कि ठीक है आप लोगों को न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में आपकी एंट्री होनी चाहिए। तो एक प्रपोजल था इंडिया की मेंबरशिप को लेकर के, हालांकि अभी तक पेंडिंग चल रहा है। फिर उन्होंने इंडिया का स्टांस भी देखा था कि इंडिया जो है यूक्रेन में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था ना उस पर जो अटैक किया था रशिया ने, तो इंडिया ने उसके अगेंस्ट में बात की थी कि नहीं यहाँ पर सिक्योरिटी का मैटर है, तो रशिया शुड नॉट अटैक ऑन द न्यूक्लियर फैसिलिटीज़। एंड इसके अलावा जो ईरान का जो प्रोग्राम था ना जिसमें यूएस ने विड्रॉ कर लिया था JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान था वो एक्शन का, जिसमें ईरान के ऊपर सेक्शन लगाया गया था कि क्योंकि वो ईरान जो था वो इलीगल तरीके से न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को रन कर रहा था, तो यूएस को पता चल गई थी इन्फॉर्मेशन थ्रू देयर इंटेलिजेंस, तो उन्होंने मिलके जर्मनी वगैरह के साथ मिलके मल्टीपल कंट्रीज ने मिलके उन पर एक बैन लगाया था। उस चीज़ को लेकर भी इंडिया का स्टांस देखने की कोशिश की थी। इंडिया ने कहा था कि हाँ अगर इलीगल तरीके से रन की जा रही हैं तो वी शुड स्टैंड अगेंस्ट देम। तो दोनों के बीच में कुछ बातचीत हुई है, बाकी आज 2 जनवरी को दोनों मिलकर के इसको साइन करेंगे। नाउ वी हैव दिस टॉपिक, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट इंक्रीज हुआ है। अब आपको इस टॉपिक में ना ये डेटा याद नहीं करना है, क्योंकि डेटा तो आप लोगों को एनुअली याद करना पड़ेगा, जो पूरे साल का डेटा होता है, क्योंकि वो ज़रूरत पड़ती है। बट यू हैव टू रिमेंबर कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी उनके थ्रू अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा जो होता है ये मंथली बेसिस पर निकालते रहते हैं। तो अभी उन्होंने कहा था कि 8.3 चला गया था दिसंबर में, जो कि हाईएस्ट था इन 16 मंथ, यानी कि तकरीबन ऑलमोस्ट पिछले 1.5 सालों के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट दिसंबर में हाईएस्ट चली गई थी। तो अब इसमें एक और चीज़ जो आपको याद रखने की है, ये हालांकि पॉलिटिकल स्टेटमेंट है क्योंकि राहुल गांधी एक पॉलिटिकल लीडर हैं, उनका स्टेटमेंट था, बट आपको इसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। उन्होंने कहा था कि GDP ग्रोथ के साथ ना हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट पे काम करना है, यूथ की स्किलिंग के ऊपर काम करना है, हमें अपनी प्रोडक्शन की कैपेसिटीज़ को हमारे एक्सपोर्ट के प्रोस्पेक्ट के साथ इंक्रीज़ करना है। ये जनरली क्या होता है आपके एग्जाम में वे फॉरवर्ड होता है ना, वहाँ पर आपको ऐसी चीज़ें लिखनी होती हैं, GDP ग्रोथ टू ग्रोथ विद एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग ऑफ यूथ, क्रिएटिंग प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ विद एक्सपोर्ट प्रोस्पेक्ट। तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी कुछ ना कुछ मिल गया राहुल गांधी की तरफ से। तो ध्यान रहे पॉलिटिकल स्टांस में नहीं जाना है, आपको अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं। सो ये हो गया, आई थिंक इतना ही था। नहीं, ये टॉपिक और है, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी विमेन स्पेसिफिक है। तो प्रधानमंत्री जी ने रिसेंटली 108th जो इंडियन साइंस कांग्रेस, ये एक्चुअली आज ही करेंगे 2 जनवरी को ही, क्योंकि ये कल तो अनाउंसमेंट हुई थी। तो विमेन का रिप्रेजेंटेशन स्टेम के फील्ड में, स्टेम मतलब कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में। देखो आज विमेन के 2 एग्जांपल्स दे दिए आप लोगों को। तो इस साल की जो थीम है ना यहाँ पर वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद विमेन एम्पावरमेंट। देखो सोचो UPSC को इस बारे के बारे में पता होगा तो कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन बनाएगा ना वो। तो 108th जो इंडियन साइंस कांग्रेस है, इसके साथ साथ में चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस भी हो रही है, फार्मर साइंस कांग्रेस भी हो रही है, ट्राइबल साइंस कांग्रेस भी हो रही है। जो ट्राइबल वाले में साइंटिफिक तरीके से कैसे जो इंडिजिनियस एंशिएंट नॉलेज थी और प्रैक्टिस थी ना उसको डिस्प्ले किया जाएगा। देन सेंटर का 2023 का जो साइंस विजन है वो है कि हाउ इंडिया विल बी डिफाइंड इन 2047। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिपेंडेंस को 100 साल हो जाएंगे। गवर्नमेंट के बहुत सारे टारगेट्स हैं 2047 को लेकर के। इंडिया वर्ल्ड में सुपर पावर बनना चाहता है, विच इज़ बीइंग प्लान्ड कि 2035 तक हम लोग सुपर पावर बन जाएंगे। लेट्स सी हाउ इट गोज। यहाँ पर एक और कीवर्ड आता है आपके सामने, वो आता है ब्लू इकॉनमी। तो ब्लू इकॉनमी भी काम चल रहा है। ब्लू इकॉनमी क्या होता है ना, एक अम्ब्रेला टर्म हम यूज़ करते हैं, क्योंकि जो भी हमारा मरीन इकोसिस्टम होता है उससे हम जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स डिराइव करते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चंस आए हैं है ना, कार्बन इकॉनमी, ब्लू इकॉनमी और मल्टीपल तरह के कीवर्ड्स आते हैं प्रीलिम्स के अंदर, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ब्लू यानी कि मरीन सिस्टम से, इकॉनमी यानी कि जो उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स हम लोग वहाँ से डिराइव करते हैं। छोटा सा पॉइंट और है अगर आपकी इच्छा हो जानने की, तो एटॉमिक डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है ना, वो डिलीवर करेगा तकरीबन 21 लाख इक्विपमेंट्स। किसके लिए? इलेक्शन कमीशन के लिए। तो जस्ट एक आइडिया के लिए कि जो बैलेट यूनिट्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट्स होते हैं, वीवीपैट होते हैं, ये सब के सब जो है ना, ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का भी इसमें रोल होता है। देन जो शॉर्ट न्यूज़ है हमारा बिल्कुल, उसमें जो लास्ट पॉइंट है वो है कि जो ब्राज़ील है उसमें लुइस इनाशियो लुला द सिल्वा, इन्होंने संडे को ही बिकेम द 3rd टाइम प्रेसिडेंट बन गए। इससे पहले 2003 से 2010 तक भी ये प्रेसिडेंट रह चुके थे। ब्राज़ील जो है वो लैटिन अमेरिका, यानी कि जो हमारा अब अमेरिका का आप मैप देखोगे तो ऊपर यहाँ कनाडा है, फिर यहाँ पर नॉर्दर्न अमेरिका है और यहाँ पर हमारा साउथ अमेरिका है। दिस इज़ लाइक अर्जेंटीना, चिली, पेरू वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। तो ब्राज़ील यहाँ पर है। ब्राज़ील के अमेजन फॉरेस्ट बहुत पॉपुलर हैं और अर्जेंटीना ने रिसेंटली फीफा वर्ल्ड कप जीता था। तो यहाँ पर ब्राज़ील है विच इज़ द बिगेस्ट इकॉनमी ऑफ लैटिन अमेरिका। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको ना प्रीलिम्स में स्टेटमेंट्स को क्रैक करने में हेल्प करती हैं। तो जस्ट याद रखना यहाँ पर नए प्रेसिडेंट बने हैं। और ऐसे एक क्वेश्चन देखो, ये क्यों याद करना होता है आजकल, अगर आप देखोगे 2022 में आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था कि कुछ कंट्रीज़ थी, अफ्रीकन कंट्रीज़ थी, उसमें से कुछ देयर वाज सम प्रेसिडेंट
का कुछ कू वगैरह हो गया था, तख्ता पलट हुआ था, उसमें लेकर के कुछ आया था कि वहाँ पर कुछ डिस्टर्बेंस वगैरह थी, कंट्री का नाम पूछा गया था। तो बस आइडिया रखो कि हाँ रिसेंटली भी प्रेसिडेंट जो थे वो ब्राज़ील के चेंज हो चुके हैं, बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं उनके अंदर। तो ये हमारी शॉर्ट न्यूज़ थी यहाँ तक की। अब हम लोग एडिटोरियल कवर करते हैं। एक एडिटोरियल है हमारे पास, हाउ विल द फ्री फूड ग्रेन स्कीम वर्क। ये एडिटोरियल एक्चुअली 1 जनवरी का था, बट एक टॉपिक मतलब डेली वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो थोड़ा सा डिवाइड करके चलते हैं। ये कल वाला है टॉपिक। अब हुआ क्या है ना, व्हाट अमाउंट इज द गवर्नमेंट गोइंग टू स्पेंड, आर देयर इनफ स्टॉक्स ऑफ व्हीट एंड राइस, हाउ विल दिस इम्पैक्ट द स्टेट्स एंड ऑलरेडी प्रोवाइड फ्री ग्रेन्स। ये जो टॉपिक है ये आपके GS3 में एग्रीकल्चर फूड से भी कनेक्ट करता है और GS2 में सोशल इश्यूज एंड पॉवर्टी से भी कनेक्ट करता है। इस टॉपिक में हम लोग ये जानेंगे गवर्नमेंट ने ना रिसेंटली मतलब इन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर उन्होंने डिसाइड किया था कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना थी ना उसको हम लोग अब बंद करेंगे, विच वॉज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये स्टार्ट कब की गई थी? कोविड के दौरान स्टार्ट की गई थी। क्यों? क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं विच इज़ हमारे जो कंट्री में ऑलमोस्ट 81 करोड़ के आसपास कुछ लोगों को इसका बेनिफिट मिल रहा था। अब हम लोग इस टॉपिक में ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की स्कीम्स हैं एंड गवर्नमेंट ने अगर उसको हटा दिया है तो जो गरीब लोग होंगे अब उनका क्या होने वाला है, जिनको खाना मिल रहा था पहले अनाज वगैरह। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं, कुछ टॉपिक के पीछे चलते हैं थोड़ा सा, है ना, पीछे जाएंगे फिर टॉपिक को पढ़ेंगे, फिर टॉपिक के आगे वे फॉरवर्ड में जंप करेंगे। इंडिया की पॉपुलेशन अगर आप देखते हो तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 140 करोड़ के आसपास है और वर्ल्ड की पॉपुलेशन अभी हम लोग 700 करोड़ ही मान के चलते हैं। तो इंडिया के अंदर जो पॉवर्टी लाइन थी ना उसके अकॉर्डिंगली इंडिया में 2011 का जो हमारा सेंसस था, ये डेटा आपको याद होना चाहिए। एज पर दैट डेटा ऑलमोस्ट 21.9% जो लोग हैं भारत के अंदर, ये डेटा 2011 के सेंसस का है, ये लोग हमारे BPL में आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो हमारी नेशनल पॉवर्टी लाइन है। 2008 में 18 के अंदर बात करते हैं, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, जस्ट 4 ईयर्स अगो 8% जो ऑलमोस्ट जो वर्ल्ड के जो वर्कर्स थे उनके फैमिलीज थे ना वो इंटरनेशनल जो पॉवर्टी लाइन, अभी आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन है $1.9 के आसपास। तो उसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड 8% लोग थे जो इस इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन से भी नीचे की ज़िंदगी जी रहे थे। तो इंडिया के अंदर क्या है ये तो आपको इंटरनेशनल याद हो गया। देखो ये चीज़ें, ये बहुत बेसिक वाला डेटा होता है, सबको याद होना चाहिए। इंडिया के अंदर जो 2014 के अंदर हमारी एक रंगराजन कमेटी आई थी, ऑलराइट, उन्होंने कहा था कि अर्बन के लिए और रूरल के लिए ना अलग अलग पॉइंट रखे जाएंगे। तो अर्बन के लिए अगर कोई व्यक्ति 1407 रुपये कमाता है ना, तो विच इज़ लाइक मंथली, एक महीने में अगर आप 1407 रुपये कमा रहे हो तो आप इससे नीचे अगर कमाते हो तो आप BPL में आओगे। रूरल के अंदर ये जो अमाउंट था ये 972 रखा गया था। अभी डेटा याद रखना, 2014 रंगराजन कमेटी, अर्बन का कितना है, रूरल का कितना है, इंटरनेशनल याद रखना 1.9 $1.9 है। अच्छा, $1.9 को कितने में कैलकुलेट करोगे? तो अभी इंडिया के रेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो 80 का मान लो ना, और इसको 2 मान लो, चलो $2 मान लेते हैं, तो 82 × 2 यानी कि 160 रुपीज़ के आसपास तक का है, विच इज़ कंपैरेटिवली वेरी लेस। तो 8% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है ना वो इस कैटेगरी में फॉल करती हैं। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर ऑन दिस थिंग। अभी पर कैपिटा एक्सपेंडिचर की बात की जा रही थी, ये जो 1407 था, 972 था। मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये डेटा आपको वर्बली याद हो जाना चाहिए, फिंगर टिप्स होना चाहिए इस तरह का डेटा। अब हम लोग जरा अगर टॉपिक में हम लोग हंगर की बात करेंगे तो हमको जो रिसेंटली हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसकी बात कर लेते हैं। 2022 का जो था हमारा लेटेस्ट, उसमें इंडिया की रैंकिंग ना स्लिप कर गई थी, 107 आ गई थी। तो पहले क्या थी हमारी रैंकिंग, वो थी हमारी 101। अभी कितनी कंट्रीज़ में से, ये ऑलमोस्ट 116 कंट्रीज़ में से। तो अगर आप देखोगे इंडिया बहुत मतलब जो बिल्कुल लास्ट की कंट्रीज़ है ना वहाँ पर हमारी परफॉर्मेंस चल रही है। और फूड प्राइस का जो इंडेक्स है ना वो भी इंक्रीज़ हुआ है 2021-22 में। एंड चलो ठीक है, यहाँ से एक और क्वेश्चन निकल के आता है, इसी टॉपिक का है, तो मैं टॉपिक को थोड़ा सा लेंदी लेके जाऊँगा और डीप में समझने की कोशिश करेंगे। अब हमारा राइट टू फूड जो है ना वो कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, सोचने की कोशिश करो। क्या हमारा राइट टू फूड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स विच कम्स अंडर आर्टिकल 12 to 35, क्या ये एक्सप्लिसिटली कहीं पर मैंशनड है राइट टू फूड? इफ़ इट इज़ नॉट मैंशनड देन ये कौन से में हो सकता है? जाहिर सी बात है आर्टिकल 21 के अंदर जाएगा, विच इज़ राइट टू जो लाइफ वाला होता है। अब इंडिया के अंदर जो फूड वगैरह दिया जाता है गरीबों को, वो किस तरीके से दिया जाता है? तो इंडिया के अंदर एक तो आप लोगों ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में सुना होगा 2013 का, ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है मेंस में। एंड आप लोगों ने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में भी सुना होगा। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या करता है ना, जो फूड ग्रेन्स होते हैं, अनाज होता है ना, वो MSP पर ले लेता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर वो खरीद लेता है और उसकी बफर स्टॉकिंग करता है।
इसको गोदाम में रखता है। फिर हमारे पास आता है ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब क्या, ये जो हमारे वो होते हैं ना राशन कार्ड वाला कॉन्सेप्ट, जो गरीब लोग होते हैं उनके पास राशन कार्ड होता है, वहाँ पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की शॉप्स होती हैं, वहाँ जाकर के अपना कार्ड दिखा करके कुछ अनाज ले सकते हैं। अब आपको एक और चीज़ याद रखने की है, वो है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर हमारी इंडिया की 75% रूरल पॉपुलेशन आती है, 75% रूरल पॉपुलेशन NFSA में कवर होती है, और उसमें से 50% के आसपास हमारी अर्बन पॉपुलेशन कवर हो जाती है। फिर आप लोगों ने इसके अलावा अंत्योदय अन्न योजना वगैरह के बारे में भी सुना होगा, विच वॉज दिस AAY के बारे में बात करते। फिर आप लोगों ने प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स के बारे में सुना होगा। अभी अंत्योदय अन्न योजना क्या थी, उन्होंने कहा था कि पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, गरीबों में भी जो सबसे जो गरीब होंगे ना उनको अन्न दिया जाएगा। कितना, इनको 35 kg के आसपास मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि भूखमरी वगैरह ना हो। और ये कब मिलता है, ये मिलता है पर हाउस होल्ड पर मंथ के हिसाब से, पर हाउस होल्ड पर मंथ के हिसाब से। एक होता है प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स वाला, इसमें हाउस होल्ड जो कि इसमें प्रायोरिटी हाउस होल्ड कैटेगरी में आते हैं ना, इनको मिलते हैं 5 kg के फूड ग्रेन्स, वही पर पर्सन पर मंथ। देखो दोनों में बहुत डिफरेंस है, ये पर हाउस होल्ड पर मंथ है और ये पर पर्सन पर मंथ है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपके प्रीलिम्स में आ जाती हैं बिल्कुल। और जनरली अगर आप देखना चाहोगे तो ये जो अनाज मिलता है किसको मिलता है, ये एल्डेस्ट विमेन को मिलता है घर में। ऐसे क्वेश्चंस आए हैं आपके पहले, और ये बहुत कॉमन टॉपिक है, हर बार फूड के ऊपर एक क्वेश्चन आ रहा है हर बार। तो ये डेटा आपको वर्बली याद होना चाहिए। 18 ईयर्स से अबव के लिए जो होती है ना उसको मिलता है, और जो कि अगर वो नहीं है तो फिर हाउस घर में जो भी हेड ऑफ द फैमिली होता है वो। एंड कुछ स्पेशल प्रोविजन्स होते हैं, खासकर जो बच्चे होते हैं ना 6 से 14 साल तक के होते हैं, उनको न्यूट्रिशन मील मिलता है फ्री। और उसमें जो हमारा ICDS स्कीम है ना, उसमें कहाँ से मिलता है, आंगनवाड़ी सेंटर से मिलता है। इन सबको खाना कौन लेके दे रहा था, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कहाँ से ले रहा था, किसानों से ले रहा था, फार्मर से। किस प्राइस पे ले रहा था, MSP पे ले रहा था। और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर रहा था, PDS राशन कार्ड, जो राशन कार्ड होते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से। इस तरीके से मैंने आपको कुछ बैकग्राउंड दे दिया फूड सिक्योरिटी को लेकर के। तो हुआ क्या था कि कोविड के टाइम पर गवर्नमेंट लेके आती प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। क्यों, क्योंकि जो गरीब लोग थे उनको खाने की दिक्कत आ रही थी। उससे पहले हमारे पास जो स्कीम थी ना उसमें था कि 3 रुपये का राइस मिलेगी। याद रखना भाई डेटा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइस का, उसके बाद वीट का, एंड फिर बाकी जो कोर्स हमारे सीरियल्स वगैरह होते हैं। तो पहले क्या चल रहा था ना, राइस का पहले चल रहा था हमारा 3 रुपये kg राइस मिलेगा, 2 रुपये kg आपको गेहूँ मिलेगा, और 1 रुपये kg बाकी जो कोर्स सीरियल्स होते हैं। ये अभी करंटली भी चल रहा है। अब गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि हम लोग 5 kg का फ्री फूड ग्रेन्स देंगे पर मंथ। गवर्नमेंट क्या बोल रही है, 5 kg फ्री फूड ग्रेन देंगे पर मंथ टू 81 करोड़ पीपल। और कब तक देंगे, ये हम लोग 2023 तक देने वाले। अब हम समझेंगे, सी दिस इज़ द स्ट्रैटेजिक थिंग। 2023 की बात की गई है, 2023 की बात क्यों की जा रही है, ऐसा क्या है 2023 के अंदर और ऐसा क्या है 2024 के अंदर, दिमाग लगाने की कोशिश करो। और हुआ क्या था ना कि गवर्नमेंट जब ये स्कीम लेके आई थी ना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, तो उसमें गवर्नमेंट उसको बार बार एक्सटेंड कर रही थी। उसमें भी यही दिया जा रहा था, 5 kg के फ्री ग्रेन्स दिए जा रहे थे हर एक मंथ, और जो भी हमारे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के जो बेनिफिशरीज थे ना उनको दिया जा रहा था। तो गवर्नमेंट ने इसको अप्रैल 2020 में लेके आई थी पैंडेमिक के दौरान, और उसको बार बार मल्टीपल टाइम एक्सटेंड किया गया था। अभी गवर्नमेंट ने कहा था कि बस भाई साहब हो गया है, क्योंकि अब इसको टर्मिनेट करेंगे हम लोग। अब होने वाला क्या है ना, फूड के सब्सिडी बिल के ऊपर क्या जाने वाला है। सी देयर वाज अ क्वेश्चन, सम वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन वाज देयर, मेंस में क्वेश्चन आया था हमारा, इन व्हाट वे कुड द रिप्लेसमेंट ऑफ प्राइस सब्सिडी विद द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर चेंज द सिनेरियो ऑफ सब्सिडीज इन इंडिया। 2015 में आया था क्वेश्चन। हमारे यहाँ पर ये क्या बोलना चाह रहा है कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ दिस मेजर ऑन द फूड सब्सिडी बिल। होता क्या है ना, कोविड के टाइम पर क्या चल रहा था कि गवर्नमेंट को बहुत खर्चा पड़ रहा था। सेंटर का जो फूड सब्सिडी बिल जा रहा था ना वो ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ का जा रहा था। कैलकुलेट करके देख लो भाई 2 लाख करोड़ कितना होता है। अब इससे हुआ क्या था ना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण वो अमाउंट जो था वो पिछले 2 सालों में डबल हो गया था। अब सेंटर ने प्लान क्या किया, सेंटर बोल रहा है कि हम लोग 5 kg के आसपास दे देंगे फ्री। अब सेंटर को राइट नाउ कितना खर्चा पड़ रहा है, कुछ 15 से 16,000 करोड़ का पड़ रहा है। वो गवर्नमेंट का अपना कैलकुलेशन है। लेकिन जब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना थी ना, तब गवर्नमेंट को ऑलमोस्ट 2 लाख के आसपास तक का जा रहा था। तो देखा जाएगा तो ओवरऑल गवर्नमेंट को फाइनेंशियली तो रिलीफ मिलेगा। लेकिन फूड ग्रेन स्टॉक्स का क्या होगा, जो सारा का सारा ये आता था तो स्टॉक्स में से आता था। अब प्रॉब्लम यहाँ पे हमको समझनी पड़ेगी। अब ये ब्यूरोक्रेट्स का दिमाग आपको देखना पड़ेगा। तो एग्रीकल्चर के जो सेक्रेटरी है ना सिराज हुसैन जी हैं, उन्होंने कहा था कि सेंटर का जो पूल है ना, इट मे हैव जस्ट 159 लाख टन्स ऑफ व्हीट ऑन January 1, बेयरली अबाउ द बफर नॉर्म ऑफ 138 लाख टन्स। तो उन्होंने कहा था एंड ऑफ द डे
अगर हम कंटिन्यू करते हैं ना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को, तो ये प्रॉब्लम ग्रेन की थी, कैश की प्रॉब्लम नहीं थी गवर्नमेंट को 2 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा अगर पड़ भी रहा था ना, उसमें कैश की दिक्कत थी नहीं, प्रॉब्लम हमको बफर की थी। उन्होंने कहा कि बफर कितना है 138 लाख टन्स का, है ना, एस्टिमेट्स कितना किया जा रहा है 159 का, तो अनाज ही नहीं है, देंगे कहाँ से, प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही थी। अब इसको कंटिन्यू कैसे कर देंगे स्कीम को। तो जो एनुअल फूड ग्रेन की रिक्वायरमेंट है हमारे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर वो है 520 लाख टन्स की, वाइल जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना उसको चाहिए एडिशनल कितना 480 लाख टन्स का। अब ये जो डिफरेंस आता है ना, ये आता है बिकॉज अंत्योदय योजना के अंदर हमारी कैटेगरी में 35 kg मिलता है, मैंने आप लोगों को जस्ट अभी भी बताया, एंड लेकिन जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना उसमें मिलता है कितना 5 kg। अब 2022 के अंदर क्या होता, सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट थी, राइस और वीट की हार्वेस्ट होती वो भी थोड़ी सी कम हो गई थी, क्योंकि भाई एग्रीकल्चर में भी इम्पैक्ट तो पड़ा ही था ना। फिर क्लाइमेटिक इवेंट्स होते हैं, फर्टिलाइजर की शॉर्टेजेस बढ़ जाती हैं, ग्लोबल स्ट्रेस चल रहा होता है, रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा होता है, तो एग्रीकल्चर की सप्लाई की प्रॉब्लम आती है। ऑलवेज रिमेंबर यूक्रेन जो है वो बहुत मेजर सप्लायर है, एक्सपोर्टर है वीट का, गेहूं का। इंडिया में भी जो वीट स्टॉक्स थे वो थोड़े से डिप कर गए थे, एक्सपोर्ट्स के ऊपर गवर्नमेंट बैन लगा देती है। गवर्नमेंट एक्सपोर्ट्स पर बैन क्यों लगाएगी, सोच के देखो कितना स्ट्रैटेजिक होगा ना। गवर्नमेंट बोलती है पहले तो एक साइड कि हमारे यहाँ पे हमारे जीडीपी को बेहतर करना है, हमारी परचेसिंग पावर को इंप्रूव करना है, तो एक्सपोर्ट्स बढ़ाओ। बट कभी कभी गवर्नमेंट एक्सपोर्ट बैन लगा देती है कि बाहर नहीं जाना चाहिए, क्यों, डोमेस्टिक मार्केट को इंप्रूव करने के लिए। अगर हमारे यहाँ की चीज़ें बाहर चली जाएंगी तो बाहर की जो दूसरी क्वालिटी की चीज़ें होती हैं वो इंडिया में आ जाती हैं और हमारा डोमेस्टिक मार्केट सफ़र करता है। प्लस में डोमेस्टिक मार्केट का मटेरियल खत्म हो जाता है। किसान सोचते हैं यार इंडिया में तो बेचूंगा 50 रुपये किलो बिकेगा, बाहर बेचूंगा 90 रुपये किलो बिक रहा है, मैं बाहर क्यों नहीं भेज देता, मेरे पास पैसा आ जाएगा, फिर मैं तो खरीद लूँगा 50 का। इंडिया का मार्केट जो है डिप होना स्टार्ट हो जाता है, तो गवर्नमेंट कभी कभी एक्सपोर्ट बैन लगा देती है। ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। अब इसमें समझना ये है इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। दिमाग लगाना ने बहुत समझने की कोशिश की कि गवर्नमेंट मतलब जो प्रणब सेन थे, जो फॉर्मर चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा एक पॉलिटिकल मूव है। क्यों पॉलिटिकल मूव है, उन्होंने कहा कि एक तो आप जब इस स्कीम को बंद कर रहे हो सडनली सबका रिएक्शन आएगा, ये क्या कर रहे हो, गरीबों से आप उनका अनाज छीन रहे हो। जाहिर सी बात होगा, बहुत बड़ी कंट्री भाई, 140 करोड़ के लोग हैं हमारे यहाँ पर। बच्चों को अगर हटा दो, अगर यूथ की बात कर ले तो कम से कम 25-30 करोड़ लोगों को अवेयरनेस रहती है गवर्नमेंट इमीडिएटली क्या कर रही है। सडनली एक ब्लो होगा, तो गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है यहाँ पर। अभी आर्टिकल में लिखा हुआ है, ये बायस्ड होते हैं आर्टिकल्स वगैरह, उन्होंने कहा कि ये डैमेज कंट्रोल वाली चीज़ है। गवर्नमेंट ने इसको नाउ करके अपना डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। क्यों, 2024 में होने वाले जनरल इलेक्शंस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड स्ट्रेटजीज कैसे की जाती हैं, इलेक्शंस को ध्यान में रख के किया जा रहा है। 2024 में होंगे जनरल इलेक्शन, यानी कि लोकसभा के इलेक्शन, यानी कि देश का दोबारा से कोई प्रधानमंत्री बनेगा। अब मोदी जी बनेंगे, कोई और बनेगा, वो तो समय बताएगा। बट गवर्नमेंट क्या करेगी ना, 2023 के अंदर एक कैंपेनिंग रन करते कि हम लोगों ने अनाज इतना फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया। ओके फाइन, ये भी ठीक है, क्योंकि ये तो पॉलिटिकल मूव हो गया, हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि गरीबों को तो अनाज मिलेगा ना। ऑलराइट, अब ये जो पॉलिटिकल फॉलआउट है ना, ये बेसिकली काफ़ी सटल पॉलिटिकल फॉलआउट होगा। ये कुछ स्टेट्स में जाएगा। देखो स्टेट्स के नाम पढ़ो ध्यान से, तमिलनाडु किसकी गवर्नमेंट है, केरला किसकी गवर्नमेंट है, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, झारखंड, ये सब क्या करते हैं, एनीवे फ्री फूड ग्रेन प्रोवाइड करते ही हैं अपने खुद के मनी का इस्तेमाल करके, या फिर ये सेंट्रल एलोकेशन के थ्रू भी देते हैं। कुछ और स्टेट्स हैं जैसे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, ये लोग ना सब्सिडीज दे देते हैं। यानी कि अनाज अगर 50 रुपये का होता है ना, तो किसान को, गरीब व्यक्ति को 10 रुपये का या 15 रुपये का पड़ता है। ये लोग ऑलरेडी कर देते हैं। अब इनके ऊपर इम्पैक्ट जाएगा ही जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से पहले ही आ रहा है। स्ट्रेटजी चीज़ें हैं भाई यहाँ पर बहुत कुछ। एक सीनियर फूड ऑफिशियल ने कहा तमिलनाडु के कि तमिलनाडु जो है इससे साल बेसिकली सेंटर के अनाउंसमेंट के बाद ना 1300 करोड़ से ऊपर सेव कर लेगा अपना, क्योंकि तमिलनाडु ऑलरेडी यूनिवर्सल फूड सिक्योरिटी रन करता है। अब उनका फोकस हो जाएगा न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के ऊपर। ये होता है बहुत कमाल की चीज़ है। दिस इज़ लाइक सेंटर और स्टेट के रिलेशंस को और बेहतर करना। अगर गवर्नमेंट अनाज फ्री में दे रही है, हमारे पास पैसा बचेगा, लेट्स यूज़ दैट मनी फॉर समथिंग बेटर। अब हम क्या करते हैं, हम उसको न्यूट्रिशन लेवल पे लेके जाते हैं। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है अगेन आपके मेंस के लिए, GS2 में भी और GS3 में भी। याद रखने की चीज़ें हैं ये। अगर सेंटर ऑलरेडी पैसा एलोकेट कर रहा है किसानों को, गरीबों को, मैं बार बार किसान बोल रहा हूँ, गरीबों को दे रहा है, तो वाई नॉट यूज़ द सेव्ड मनी फॉर द न्यूट्रिशनल अपलिफ्टमेंट, वो बेटर कर देते हैं। राइट, बेनिफिशरीज को कैसे इंपैक्ट करेगा, तो गवर्नमेंट के बजट के अलावा जो हाउस होल्ड बजट होते थे, अब वो इस मूव से कैसे शिफ्ट होंगे। जो राइट टू फूड कैंपेन का है उसमें एस्टिमेट लगता है कि जो पुअर फैमिलीज़ हैं उनको अब फोर्स किया जाएगा कि वो तकरीबन 700 से 900 रुपये एक मंथ में स्पेंड करें, ताकि जो करंट लेवल ऑफ राशन एंटाइटलमेंट है उस पर जाने के लिए। नाउ दिस वाज समथिंग नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हियर, क्योंकि ये तो चेंज हो जाएगा। बट यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें समझ में आई ना। मैंने आपको क्या कुछ बताया, मैंने आपको इंडिया की बिलो पॉवर्टी लाइन, इंटरनेशनल बिलो पॉवर्टी लाइन के बारे में बताया, इंडिया की रैंकिंग बताई ग्लोबल
हंगर इंडेक्स में, आर्टिकल बताया 21 का, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, MSP बताया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बताया, अंत्योदय अन्न योजना के बारे में बताया, प्रायोरिटी हाउस होल्ड बताया, और हमारा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम बताई, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बताया, 75% रूरल पॉपुलेशन में जाता है हमारा फूड सिक्योरिटी एक्ट का, 50% अर्बन पॉपुलेशन में जाता है। तो कई सारा डेटा मैंने आपको दिया। इंडिया की BPL के बारे में याद रखना, 972 है रूरल के अंदर, 1407 है अर्बन के अंदर। कहाँ से पता चला था? 2014 में रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली। ये मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है, कीवर्ड्स मत भूलना। और जो अंत्योदय अन्न योजना के अंदर 35 kg जाता है, किसको जाता है? पर हाउस होल्ड पर मंथ। और प्रायोरिटी हाउस होल्ड में कितना आता है? 5 kg जाता है पर पर्सन पर मंथ। तो काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर दी हम लोगों ने। अब इससे कनेक्टेड क्वेश्चन देखें जरा। तो क्वेश्चन आया था 2021 में, आया था बिल्कुल रिसेंट में। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियाज प्रिपरेशन फॉर द क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्लाइमेट स्मार्ट विलेज की अप्रोच जो इंडिया में, ये एक इस पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट विच इज़ लेड बाय क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, जो कि एक इंटरनेशनल रिसर्च प्रोग्राम है। ओके, हमें नहीं पता। फिर कह रहा है जो प्रोजेक्ट है ना CCFS का, ये कैरी आउट किया जा रहा है बाय कंसल्टेटिव ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च हेडक्वार्टर इन फ्रांस। ओके, नहीं पता। इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स इन इंडिया इज़ वन ऑफ द CGIS रिसर्च सेंटर। नहीं पता। इसका आंसर है D, 1, 2 और 3। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स सही हैं। अब ये बिल्कुल ही अलग से टॉपिक था, जिसको बोलते हैं ना बाउंसर क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन किसी को भी नहीं आता होगा एग्जाम में, क्योंकि ये सब चीज़ें आप लोग अपने जनरल जो आपका सिलेबस आपकी बुक में नहीं पढ़ते। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो इसी चीज़ से कनेक्टेड एक और क्वेश्चन भी आया था हमारे पास। वो आया था 2 साल पहले, 2018 में, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 को लेकर के। फैमिलीज कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ BPL ओनली आर एलिजिबल टू रिसीव द सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स। ओके, समझते हैं। Eldest women in a household of age 18 years or above shall be the head of the household for the purpose of the issuance of ration card. Okay, fine. Pregnant women and lactating mothers are entitled to take home ration of 1600 calories per day during pregnancy for 6 months and thereafter. अभी दो चीज़ें तो हम लोगों ने पढ़ ली। ये प्रेग्नेंट वुमेन वाला हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। बट इफ़ यू लुक एट दी आंसर ना, आंसर इसका 2 ओनली, यानी कि सिर्फ यही वाला कनेक्ट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ BPL वालों को ही मिलता है। हम लोगों ने कहा ना अंत्योदय अन्न योजना को भी मिलता है, बाकी जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड होते हैं उनको भी मिलता है। अब सोच के देखो ना, 50% अगर रूरल को मिल रहा है, 75% रूरल पॉपुलेशन को मिल रहा है। हम लोगों ने डायरेक्ट ये स्टेटमेंट नहीं पढ़ा, पर हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, रूरल पॉपुलेशन में 75% को मिल रहा होता है, अर्बन में 50% पॉपुलेशन को मिल रहा होता है। तो जाहिर सी बात है ना, BPL से ज़्यादा सबके अलावा भी तो मिल रहा है। और BPL तो हमारा कितना ही जा रहा होता है, 21% ऑल ओवर कंट्री के अंदर ही 2011 के अकॉर्डिंगली। मैंने सारा डेटा आपको बता दिया। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको सब कुछ मेंशन ही होगा तभी आप ये कवर कर पाओगे। कुछ आपको डेटा ऊपर नीचे डेटा याद होगा ना, तो भी आप इन स्टेटमेंट्स को ईजिली कवर कर सकते हो। देन ये आपका 2015 का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिखाई दिया था। हमारे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पे 2 बार मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है। सो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और अब याद रखना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना बंद हो चुकी है। 81 करोड़ के आसपास लोग हैं जिन लोगों को अलग से अब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर 5 kg फ्री ग्रेन दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक हमारा फिनिश होता है। हमारे एडिटोरियल का टाइटल है द डेंजर ऑफ डीप फेक्स। सो व्हाट आर द वेज इन विच द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जो मैनिपुलेट किया जाता है डिजिटल मीडिया को, वो हमारे इंडिविजुअल्स की लाइफ को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है और पब्लिक डिस्कोर्स को वो कैसे प्रभावित कर सकता है। देखो, इस टॉपिक को आपको किस तरीके से समझना होगा। एक तो ये आपके GS 3 में साइंस एंड टेक में इनोवेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप फेक्स की कैटेगरी में फॉल करता है। आप इसको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हो। तो थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड में अगर जाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम में कहाँ पूछा जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन यही आएंगे कि ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उसका क्या रोल रहा है इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी के डेवलपमेंट में। पर आपको ये पता होना चाहिए डीप फेक्स होते क्या। एंड डीप फेक्स इज अ कीवर्ड जो आपके प्रीलिम्स में भी आपसे पूछा जा सकता है। सो डू नॉट जस्ट गो फॉर द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों को समझने की कोशिश करो। अब अगर डेफिनेशन से देखते हैं तो डीप फेक्स बेसिकली डिजिटल मीडिया जो होता है ना। अब डिजिटल मीडिया यानी क्या, फोटोग्राफ्स होती हैं, वीडियोस होती हैं, ऑडियो क्लिप्स वगैरह होती हैं। एंड आजकल इंस्टाग्राम है तो रील्स चलती हैं, यूट्यूब पर शॉर्ट्स वगैरह चलते हैं, व्हाट्सएप पर ग्रुप्स हैं, कम्युनिटीज़ बननी स्टार्ट हो चुकी हैं, टेलीग्राम तो और भी ज़्यादा बड़े बड़े चैनल्स एंड ग्रुप्स बनाता है। तो जनरली यहाँ पर सारा कंटेंट शेयर किया रहता है ना, उसको आप जब मैनिपुलेट कर देते हो, एडिट कर देते हो, किसकी हेल्प से, यूजिंग दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के ऐप्स भी आ गई हैं, वेबसाइट तो ऑलरेडी रन कर रही हैं। अब बहुत सारा काम उनके थ्रू कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस भी बच्चों के स्टडीज़ के सॉल्व हो जाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। तो उसी चीज़ को देख करके देखा जा रहा है कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी सोशल मीडिया, किसी मीडिया के कंटेंट को मैनिपुलेट कर देती है ना, उसको बोला जाता है डीप फेक। अब ये इंडिविजुअल को भी और उसके साथ में हमारा जो इंडिविजुअल हो गया
एंड हमारा इंस्टीट्यूशन हो गया, ये दोनों को नुकसान पहुंचाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया है ना, पब्लिक रिसर्च होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम्स में, बहुत सारे अबंडेंस में डेटा अवेलेबल है, वास्ट मीडिया है जो कि इन प्लेटफॉर्म्स पर क्रिएट किया जाता है। अभी जो सिंथेटिक मीडिया का कंटेंट होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं सारा का सारा डीप फेक्स। इसमें बहुत सारे क्लियर बेनिफिट्स होते हैं कुछ एरियाज़ के, जैसे कि हमारा एजुकेशन का जो फील्ड हो गया, ऑलराइट, एंड हमारा फिल्म्स का प्रोडक्शन वगैरह हो गया, क्रिमिनल फोरेंसिक्स भी हो जाते हैं और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस भी हो जाते हैं हमारे। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब जनरली इसका नुकसान क्या हो सकता है भाई? देखो, आपने कुछ ऐसा कंटेंट क्रिएट कर दिया, अब आप किसी के रेपुटेशन को डैमेज करना चाहते हो, जाहिर सी बात है आप डीप फेक का इस्तेमाल करके किसी के रेपुटेशन को ख़राब कर सकते हो ना। आप एविडेंस वगैरह जो होते हैं कोर्ट्स वगैरह में सबमिट किए जाते हैं, आप उनको फैब्रिकेट भी कर सकते हो। एंड बहुत सारे जो हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनका जो ट्रस्ट होता है, हम लोग उसको डैमेज कर सकते हैं। अगर हम देखते हैं, हमारे पास डेटा है यहाँ पर, तो अकॉर्डिंग टू द Sensity.ai करके 96% जो डीप फेक्स होते हैं ना, ये पोर्नोग्राफिक वीडियोज़ होती हैं। इन पे ऑलमोस्ट 135 मिलियन के आसपास तक का व्यूज़ जाता है इन वेबसाइट्स पर अलोन। इतना पहला जो केस आया था ना डीप फेक का, वो डिटेक्ट ही किया गया था पोर्नोग्राफी के अंदर। अच्छा, डिजिटल वर्ल्ड के अंदर जनरली जो एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं ना, अगर आपको मैं बता देता हूँ, अगर आप देखोगे तो पोर्नोग्राफिक जो कंटेंट होता है ना, उस पर एक्सपेरिमेंट सबसे मैक्सिमम होते हैं। कैसे? एक तो जैसे आप लोगों ने पहले बताया होगा, सीडीज़ आई थी, फिर डीवीडीज़ आती हैं, है ना, फिर वो ब्लू रे डीवीडीज़ वगैरह आती हैं। इन सब के HD आता है। ये जो कंटेंट होता है ना, सब ये सारे के सारे कंटेंट ना पहले पोर्नोग्राफी में ही आते हैं, उसके बाद में ये दूसरी चीज़ों पर आते हैं। जब वहाँ ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है ना, और उसके बाद ये कुछ कंटेंट जो होता है ना, मिलिट्री अपने पास सेव कर लेता है। जनरली हम लोग देखते हैं ना, टेक्नोलॉजी मिलिट्री के पास ज़्यादा आती है, इंटेलिजेंस वाली, बट कुछ इनोवेटिव चीज़ें ऐसी होती हैं सबसे पहले वहीं पर पोर्नोग्राफिक वर्ल्ड में टेस्ट की जाती हैं। इसके बारे में लोगों को पता नहीं है। दूसरी चीज़ें, इंडिया स्पेसिफिक बहुत सारी जो एजेंसीज होती हैं ये आईटी की, इंडिया के ऊपर बहुत जब मास में टेस्टिंग करनी होती है, इससे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था। यूट्यूब के जो शॉर्ट्स वगैरह हो गए हैं, ठीक है, व्हाट्सएप की कम्युनिटी हो गई है, फेसबुक को कोई चीज़ चेक करनी होगी, इंस्टाग्राम को कुछ करना होगा, रील्स वगैरह का, ये एक्सपेरिमेंट ना इंडिया की पॉपुलेशन पर ज़्यादा किया रहता है। क्योंकि हमारे यहाँ पर जब से वो जियो ने फ्री किया था ना, और हमारा इंटरनेट पेनिट्रेशन बहुत इंक्रीज़ हो गया था, एंड हमारी पॉपुलेशन भी ज़्यादा होती है, तो तब से गवर्नमेंट जो आईटी कंपनीज होती है ना, इंडिया के ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन ज़्यादा करती हैं। तो ये डेटा आपको याद रखना होगा कि पोर्नोग्राफिक कंटेंट के ऊपर ही डीप फेक्स मैक्सिमम पाए जाते हैं। अब विमेन की सेक्सुअल ऑब्जेक्ट्स के तरीके से उनको इस्तेमाल किया जाता है, उनको इमोशनल डिस्ट्रेस भी हो रहा है। एक्चुअल में कहना ये चाह रहा है कि डीप फेक्स से क्या करते हैं कि देयर आर सर्टेन पॉपुलर फेसेस ऑन द वर्ल्ड, उनके पोर्नोग्राफिक वीडियोज़ क्रिएट कर दी जाते हैं यूजिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उनकी रेपुटेशन को डैमेज किया जाता है इस तरीके से, और कभी कभी उनको नुकसान हो जाता है, उनका अपना पर्सनल लॉस भी हो जाता है। तो बहुत बार क्या होता है ना इसमें, एक अच्छा इसका ऑपोजिट क्या हो सकता है कि एक तो चीज़ ये देखी जा रही है कि बहुत सारा जो एविडेंस है ना उसको टेम्पर किया जा रहा है यूजिंग द डीप फेक, तो रियल कंटेंट इज मिसिंग। बट इसका नुकसान भी तो हो सकता है ना, जो लीडर्स वगैरह हो सकते हैं, मान लो कोई पॉलिटिकल लीडर हो गया, उसका कोई ऐसा कंटेंट अवेलेबल है और उसने प्रूव कर दिया एक बार उसने प्रूव कर दिया कि तो डीप फेक था, बट इसका ऑपोजिट ये हो जा सकता है कि हर बार वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि तो डीप फेक है, ये तो डीप फेक है, इसको तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्रिएट किया गया है ना, ये तो डॉक्टर्ड वीडियो है। अब इसका ये भी नुकसान होगा कि सच को भी छुपाया जा सकता है इससे, तो इसको वेपनाइज भी कर सकते हैं डीप फेक्स को, ऑल्टरनेटिव फैक्ट्स और नैरेटिव्स को भी चेंज किया जा सकता है। तो जो एक्चुअल पीस था मीडिया का ट्रुथ का, उसको सिर्फ एक नैरेटिव देख करके कि ये डीप फेक है, उसको साइड कर दिया जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, मीडिया को हमें लिटरेट करना पड़ेगा, हमें कुछ मीनिंगफुल रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे। हमें अभी कीवर्ड्स देखो आप लोग, मीनिंगफुल रेगुलेशंस, आप लोग जनरली एग्जाम में लिखते हो ना रेगुलेशंस, बट उसके साथ अगर मीनिंगफुल कीवर्ड ऐड कर दोगे तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। आप देखते हो कि डिस्कशन करना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, बट कोलैबोरेटिव डिस्कशन होना चाहिए। किसके साथ में? स्टेक होल्डर के साथ। कौन से स्टेक होल्डर है? टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है, सिविल सोसाइटी है, पॉलिसी मेकर्स हैं। क्या करना पड़ेगा? लेजिस्लेटिव सॉल्यूशंस, यानी कि कोई एक्ट बनाना पड़ेगा जो इस चीज़ को हैंडल करेगा। इंसेंटिवाइज द क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेलिशियस डीप फेक्स, कैसे उन लोगों की फंडिंग वगैरह को हम लोग रोक सकते हैं। तो फिर इसके अलावा भी हम लोगों को इनको डिटेक्ट करने के लिए भी हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए ना। हमें पता कैसे चलेगा कि डीप फेक है भी या नहीं है? हम लोग कैसे इस मीडिया को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं? ये हमें सब करना पड़ेगा। उन सब के लिए हम लोग को वी ऑल मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड वी हैव टू थिंक एंड पॉज बिफोर वी शेयर एनीथिंग ऑन सोशल मीडिया। एंड ऑल्सो हमें इस इन्फोडेमिक में, सी द कीवर्ड इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इन्फोडेमिक में वी हैव टू बी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। ये पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप लोग PDF को यूज़ करोगे ना, इसमें से कीवर्ड्स ज़रूर नोट कर लेना। अगेन आई एम हाईलाइटिंग दिस पार्ट, मीनिंगफुल रेगुलेशंस, कोलैबोरेटिव डिस्कशंस एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की, मतलब टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, रुको मेरे को एक बार स्क्रीन को क्लियर करने दो, फिर बेटर आएगा।
मीनिंगफुल रेगुलेशंस, कोलैबोरेटिव डिस्कशन, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, सिविल सोसाइटी, पॉलिसी मेकर्स, लेजिस्लेटिव सॉल्यूशंस, disincentivizing the creation and distribution of malicious deepfakes, easy to use टेक्नोलॉजी, इसको डिटेक्ट करने के लिए, मीडिया को ऑथेंटिकेट करना और अथॉरिटेटिव सोर्सेज को एम्पलीफाई करना, ऑल मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी ए पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, थिंकिंग, पॉज बिफोर यू शेयर इट, एंड इन्फोडेमिक का जो कीवर्ड है. दैट्स इट. इस टॉपिक में इतना ही काफ़ी और इतना ही आपको समझना था. यू नीड टू अंडरस्टैंड डीप फेक्स क्या होते हैं, उसके बेनिफिट कहाँ हो सकते हैं, उसके नुकसान का. बेनिफिट तो कोई मिल नहीं रहा, बेनिफिट जस्ट एक तरीके से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बेनिफिट होता है उसका, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस को और मजबूत करने के लिए. उसके अलावा इसके नुकसान ज़्यादा होते हैं. रेपुटेशन को नुकसान हो जाता है, इंडिविजुअल को, इंस्टीट्यूशंस को नुकसान हो जाता है, कोलैटरल कॉन्सेंसस हो सकते हैं, जॉब का नुकसान जा सकता है ना, इमोशनल डिस्ट्रेस हो सकता है लोगों को. एंड तो ये सारी चीज़ें होती हैं. डेली जो हमारा एथिक्स का PYQ वाला इनिशिएटिव है, उसका आज का जो क्वेश्चन है वो है ईयर 2013 का सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वैल्यूज़ एंड एथिक्स? In what way is it important to be ethical along with being professionally competent? 10 नंबर का है, यानी कि हमको 2 पेजेस मिलेंगे. 150 वर्ड्स का, यानी कि एक पेज के ऊपर 75 वर्ड्स होंगे और दूसरे पे 75 वर्ड्स होंगे. एक रूल होता है 7-5-3 का. जनरली आपको जो 10 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं इनके लिए 7 मिनट्स मिलते हैं. 7 मिनट्स द मैक्सिमम दैट यू कैन यूज़. और आपके जो 15 मार्क्स वाले होते हैं उसमें आप जनरली उसको 10 मिनट्स में कवर करने की कोशिश करते हो. बट मैं आपसे ही कहूँगा कि एम फॉर दिस. 10 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको 6 मिनट का टारगेट रखो. इट्स वेरी डिफिकल्ट. सी दिस इज़ नॉट ईजी टू कंप्लीट अ क्वेश्चन इन 6 मिनट्स, यानी कि 2 पेज भरना वो भी 6 मिनट में. और 15 वाले के लिए आप 9 मिनट्स का टारगेट करो. इससे क्या हो गया ना, अब 10 नंबर यानी कि 2 पेजेस, 15 नंबर यानी कि 3 पेज, यानी कि आप पर पेज यू आर गिविंग 3 मिनट्स ओनली, विच इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. मैं नहीं कह रहा ईजी है, बट इफ यू प्रैक्टिस फॉर 6 मिनट्स ना, देन यू विल एग्जाम में यू विल डेफिनेटली एंड अप विद 7 मिनट्स ओनली, क्योंकि एग्जाम में अलग लेवल का प्रेशर होता है. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड वो क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है. उसने हमसे क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. पहले पार्ट में वो बोल रहा है कि भैया मुझे ये बता दो वैल्यूज़ क्या होते हैं, एथिक्स क्या होते हैं. सी ऑलवेज रिमेंबर, उसने जिस सीक्वेंस में पूछा है ना उसी में आंसर करो. पहले वैल्यू का आंसर करना, फिर एथिक्स का. फिर वो सेकंड पार्ट में पूछ रहा है इन व्हाट वे इज़ इट इम्पॉर्टेंट कि आप एथिकल भी रहो और प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट भी रहो. यानी कि मुझे 2 चीज़ों में कुछ कनेक्शन पूछ रहा है और दोनों में मुझे एग्जाम्पल के साथ बताना पड़ेगा. तो ऐसे ही करते हैं. अब आप देखो, अकॉर्डिंग टू मिल्टन रॉकेज, ए वैल्यू इज एंड्यूरिंग बिलीफ, मोड ऑफ कंडक्ट और अ स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस दैट इज पर्सनली और सोशली प्रेफरेबल. अब एस्पिरेंट ने इसमें आंसर लिख दिया कि ठीक है भाई, मैंने वैल्यू को डिफाइन कर दिया. कायदे से मुझे वैल्यू का यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी देना था, बट ठीक है यहाँ पर एग्जाम्पल मिसिंग है. लेट्स अंडरस्टैंड क्यों मिसिंग है. फिर आत्मानी प्रतिकूलानी परेशान न समाचरी, ये एक प्रिंसिपल है. प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत है जो कि हमारे महाभारत में गिवन है. अभी जो डेफिनेशन है एथिक्स की, ये बहुत अच्छे से कॉन्क्रेटाइज की गई है इस मैक्सिम के अंदर. मैक्सिम क्या है? आत्मानी प्रतिकूलानी परेशान न समाचरी. इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि डू नॉट डू अनटू अदर्स व्हाट यू वांट टू बी डन टू योर सेल्फ, व्हाट यू डू नॉट वांट टू बी डन टू योर सेल्फ. यानी कि आप दूसरों के साथ वो चीज़ें मत करो जो आपके साथ आप नहीं चाहते कि आपके साथ हो. उसी चीज़ को हम लोग जनरली एथिक्स बोलते हैं. तो एथिक्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ईथोस, जिसका मतलब होता है कैरेक्टर, एंड इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ राइटफुलनेस और रॉन्गफुलनेस. अब मैं क्वेश्चन के ऊपर ध्यान था. उसने पूछा वैल्यू बताओ, मैंने वैल्यू बता दिया, मैंने एथिक्स भी बता दिया, पर मैं उसको एडिशनल चीज़ें दूंगा, मैं उसको एग्जाम्पल दूंगा. जैसे कि मैंने दोनों को एग्जाम्पल को कंबाइन कर दिया है एक ही स्टेटमेंट में. नेशनल वैल्यूज़ जैसे कि पेट्रियोटिज्म, डेमोक्रेसी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, वाइल जो एथिकल बिहेवियर होगा इज द वन विच अबाइड्स बाय एथिकल मीन्स टू अचीव द डिजायर्ड एंड्स. यानी कि मैंने वैल्यूज़ को भी एग्जाम्पल में ऐड कर दिया, एथिक्स को भी, दोनों चीज़ें. अब मेरे क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया ख़त्म. अब मुझे जाना नेक्स्ट पे. वो पूछ रहा था हाउ इन व्हाट वेज इज इट इम्पॉर्टेंट. तो मैंने कोई डिफाइन करना पड़ेगा पहले. सी ऑलवेज मेक बॉक्सेज फॉर दिस सब हेडिंग्स. इट्स ईजी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द सेक्शंस. इज इट इम्पॉर्टेंट टू बी एथिकल अलॉन्ग विद बीइंग प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट. ऑलवेज ट्राई टू रिमेंबर कि जो उसने क्वेश्चन में लैंग्वेज यूज़ किया ना, जो कीवर्ड्स यूज़ किए, उन्हीं का इस्तेमाल करो. डू नॉट चेंज देम, क्योंकि उसके दिमाग में ना फ्रेमवर्क बना हुआ है. बार बार क्वेश्चन को पढ़ रहा है, बार बार नए नए एस्पिरेंट्स की कॉपीज़ पढ़ रहा है. सो रिमेंबर कि आप क्वेश्चन के कीवर्ड्स को सेम रखो. फिर मैंने पॉइंट रखे. अब यहाँ जो मैंने आपको बताया था ना 7-5-3 का जो रूल था वो क्या था? 7 मिनट्स में कवर करने की कोशिश करो. 5 पॉइंट्स एटलीस्ट लिखो जहाँ भी पूछे गए हो, और 3 डायमेंशन मिनिमम कवर करो किसी भी टॉपिक के अंदर. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम लोग 7-5-3 को यहाँ फॉलो कर पाते हैं नहीं. 7 तो मिनट्स का था, ये तो हो जाएगा. 5 पॉइंट्स वाला कवर किया, ठीक है. यहाँ तो डेफिनेशन थी,
सेकंड पार्ट में 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट, 3, 4, 5, ठीक है 5 पॉइंट्स भी। अब इन 5 पॉइंट्स के अंदर डायमेंशंस भी कवर हो जाएंगे अलग अलग। तो मैंने कहा कि हाँ देखो भाई, एथिकल होना भी ज़रूरी है और प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट भी होना ज़रूरी है। अब आप सोच के देखो कैसे पॉसिबल है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति की इफेक्टिवनेस डिपेंड करती है बहुत स्किल्स पे और वैल्यूज़ के ऊपर। तो प्रोफेशनल स्किल जो होती हैं वो उसको जॉब दिलवाती हैं, हालांकि एथिकल कॉम्पिटेंस उसको लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करने में मदद करती हैं। फाइन, दोनों चीज़ें बता दी मैंने। फिर मैंने कहा कि एथिकल कॉम्पिटेंस जो है ना पब्लिक सर्विस के अंदर, वो आपको मदद करती हैं फॉर लव, एम्पैथी एंड कंपैशन के लिए, लेकिन अलॉन्ग विद प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ताकि आप पब्लिक में फुल डिवोशन के साथ काम कर सको। सी एथिक्स आर अगेन बीइंग देयर एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस भी आ गया साथ में। एथिक्स आपको प्रॉपर डिसीजन मेकिंग में काम करते हैं। सो व्हेन यू आर मेकिंग प्रॉपर डिसीजन दैट मीन्स यू आर प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट। और कहाँ मदद मिलती है? एथिक्स में। जब आप एथिकल होते हो तो आपका ऑर्गेनाइजेशनल ट्रस्ट, कॉलेजियलिटी, लॉयल्टी, अकाउंटेबिलिटी बेहतर हो जाता है। अब ये सब चीज़ें क्या करती हैं आपको? ये आपको प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट बनाती हैं। विदाउट एथिक्स, एथिक्स के बिना नॉलेज बिकम्स ड्रेडफुल एंड डेंजरस, जो आपकी प्रोफेशनलिज्म को हैंडल करता है। सो इन ऑल द 5 पॉइंट्स एथिक्स को और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को कवर कर लिया गया है बहुत अच्छे से। अब मैंने एक उसमें डायग्राम बना दिया था। अच्छी तो डायग्राम थोड़ा सा गलत बन गया था, मतलब जल्दबाजी में। अगर ओनली प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस होगी तो ये एरो इधर जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पर ये वाला एरो नहीं है एक्चुअल में, इसको हटा करके प्लस साइन है। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस भी है प्लस में हॉलिस्टिक कॉम्पिटेंस भी है। तो क्या होगा? ब्यूरोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक एटीट्यूड का बैलेंस बन जाएगा। अगर ओनली प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस होगी तो क्या होगा? ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड होगा। हॉलिस्टिक होगी दोनों में, मतलब ये वाला भी आ गया ये भी आ गया, तो ब्यूरोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक एटीट्यूड। सी क्वेश्चन की डिमांड यहाँ खत्म हो चुकी है, ठीक है। उसने जो 2 बातें पूछी मैं उसको बता चुका हूँ, बट दैट्स वेयर यू हैव टू स्टैंड आउट ना। ये तो हर एस्पिरेंट लिख के आ रहा होगा, आप इसमें अलग क्या करने वाले हो? आप उसको फ्लो चार्ट में भी दिखा दिया आपने कि देख भाई ऐसा है ना, अगर तेरे को ये समझ में नहीं आ रहा हो ना तो तू ये देख सकता है एग्जामिनर को। देखो मैंने शॉर्ट में भी समझा दिया। फिर एंडिंग में आप एग्जाम्पल भी दे रहे हो क्या? ओसामा बिन लादेन बताता है, हाउएवर टैलेंटेड पर्सन मे बी, हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ही हैज़ इम्पाइल्ड। एग्जाम्पल देकर के बता दिया कि भाई वो बंदा प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट बेशक कितना ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो एथिकल नहीं था ना, उसके पास वैल्यूज़ अच्छे नहीं थे। क्वेश्चन ने क्या बात की थी? क्वेश्चन ने वैल्यूज़ और एथिक्स पे बात की थी। हमने ओसामा बिन लादेन के बारे में बता दिया, वो कितना ही प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट क्यों ना हो, बंदा बहुत दिमाग वाला था लेकिन एथिकल नहीं था, वैल्यूज़ अच्छी नहीं थी, तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। फिर अब मुझे कंक्लूजन देना पड़ेगा उसको। सी दैट्स वेयर मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स गिव अप, क्योंकि इतनी देर में ना 7 मिनट हो जाते हैं कवर। बट जो रेगुलर प्रैक्टिस करोगे ना आप 6 मिनट्स वाली, तब जाकर के आप ये लिख पाओगे। और ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये पहले ये प्रिपेयर्ड होती हैं पहले से एडवांस में, ठीक है। ये एडवांस में प्रिपेयर करने होते हैं टॉपिक वाइज, आपको ये लिख के रखने होते हैं। ये एग्जाम में सोचने का टाइम नहीं मिलता कि इस टॉपिक में क्या लिखूँ, वो खट 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 पेन चल रहा होता है पागलों के तरीके से। इफ़ द वैल्यूज़ आर नेगेटिव, हायर स्किल विल रिजल्ट इन नेगेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन, हैंस मिक्स ऑफ बोथ इज नीडेड। इस तरह की प्रैक्टिस कर करके आपको प्रिपेयर करने होते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा क्वेश्चन कवर हो गया। नेक्स्ट जो होगा वो इसी का 2013 का सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।